हेलो एवरीवन, कंफर्मेशन दीजिए। आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? और विजुलाइज्ड है? ऑडिबल है? विजुलाइजेशन है? भैया जितने बच्चे क्लास में हैं, सबसे चाहिए मेरे को। अबे यार, चलिए। लास्ट क्लास में तो हमने आपका टेस्ट लिया था, और टेस्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है? वर्बल टेस्ट था हमारे पास, हालांकि उस टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। जब रिटन टेस्ट होगा तब उसका वैल्यू रहेगा। और हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है? हमने बेसिकली आपका डिस्कस करा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है हमारे पास। ठीक है जी। और इंफॉर्मेशन सिस्टम किस पे टिका हुआ है? आईटी पे टिका हुआ है। आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी की बात करेंगे तो यहाँ पे तीन चीजें होती हैं हमारे पास। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक नेटवर्किंग होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है। प्रोग्राम्स का मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस व्हिच कॉजेज द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर प्रोसेस। ऐसा इंसान जो प्रोग्राम लिखेगा उसको प्रोग्रामर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर तीन तरह के थे। जनरल पर्पस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंपलसरी होता था। कितने तरह के थे हमारे पास? छह तरह के थे। डीपीएस का ओलू हो गया हमारे पास। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की है हमारे पास? पांच तरह की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चौथे के अंदर हम किसके बारे में जानकारी पढ़ रहे थे? डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस क्या करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज वे में सेव करता है। और डेटाबेस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम हो गया। डेटाबेस की बात करेंगे, एफआरटी हमने डिस्कस करा था। फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया। मैनेजमेंट की बात करेंगे, एसआईआर सर डिस्कस करा था। सिक्योरिटी का लेवल हाई है, अस्थिरता समाप्त है, और रिडंडेंसी का लेवल कम है। और सिस्टम की बात करेंगे तो हम लोगों ने काफी सारे सिस्टम यहाँ पे स्टडी करे थे, जहाँ पे डेटा डिक्शनरी का नाम आ रहा था, एसक्यूएल का नाम आ रहा था, रिपोर्ट जनरेटर का नाम आ रहा था, और साथ में आपका मिडल वेयर भी था। उसके बाद हमारे पास आपका बैक एंड भी होता है, हमारे पास फ्रंट एंड भी होता है हमारे पास, और लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या था? आपका यूजर्स। तो ये जानकारी सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पर आपके डिस्कस कर ली। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो जरा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, पूछ लो। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी उनके लिए कोई डाउट की क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो 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 बच्चे प्रॉपरली क्लास ढंग से अटेंड कर रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं। अब जो बच्चा क्लास में नहीं आएगा उसके लिए तो पूरी क्लास ही डाउटेबल रहेगी ना। अब देखो, डब्लू वाले भाई साहब कह रहे हैं सर बैकएंड क्या होता है? तो विकास विश्वकर्मा जी, खींच के पहले अपने मुंह पे थप्पड़ मारिए। और अगर आपको बैकएंड समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे आप यार? आपको बताया था सर्वर को बैकएंड कहते हैं, और जहाँ पे क्लाइंट होता है, जहाँ पे डेटा रिकॉर्ड होता है। हाँ जी सुनंदा जी, रिकॉर्ड हमारी सारी क्लासेस हो रही है। पर मेरे ख्याल शायद आपने तो वो 600 रुपये वाला सिस्टम ले रखा है ना? राइट। तो बैकएंड जो सर्वर होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? बैकएंड कहते हैं। इतने हाई लेवल पे आने के बाद बच्चा इस लेवल का सवाल पूछ रहा है तो बड़ी शर्मनाक हरकत है। चाहे वो दिवाकर जी हो, चाहे वो विकास जी हो। विकास जी, मेरा नाम भी विकास है, थोड़ी सी आपको इज्जत रखनी पड़ेगी सर। ये जो सर्वर होता है उसको हम बैकएंड कहते हैं, और ये जो क्लाइंट होते हैं हमारे पास उसको हम बदले में क्या कहते हैं? फ्रंट एंड कहते हैं। फ्रंट एंड की बात करेंगे, डेटा एंट्री ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। रिकॉर्ड को ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, रिकॉर्ड करना, ये वाली हरकतें होती हैं। और जब हम बैकएंड की बात करते हैं तो बैकएंड क्या करेगा? ऑर्गेनाइज सेविंग करेगा हमारे पास, बैकअप मेंटेन करेगा, डेटा की रिकवरी मेंटेन करेगा। ठीक है जी, ये सारे काम किसके होते हैं हमारे पास? बैकएंड में काम होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो विकास विश्वकर्मा जी, थोड़ा कंफर्मेशन तो दे देते कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया। एक आदमी कह रहा है डेटा डिक्शनरी रिवाइज करवा दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नाम तेरा एडमिन होने से तू एडमिन थोड़ी बन जाएगा। चलो। तो ये चेक करने का लेवल होता है कि कितने नालायक बच्चे हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, कितने इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं, उन सबको पता लग जाता है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं, एक हमारे पास आखिरी कंपोनेंट रह गया था जिसका नाम मेरे पास क्या आ रहा है? यूजर्स। छोटे छोटे शब्दों में बताता हूँ। मैंने कहा जी ये मेरे पास सर्वर है, सर्वर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास। डेटा की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई है। डेटा को ऑर्गेनाइज वे में सेव करने के लिए हमने डीबीएमएस नाम का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा हुआ है। इस डीबीएमएस की मदद से हम क्या करेंगे? टेबल्स को क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड लिखेंगे, फील्ड का ढांचा बनाएंगे। अर्थात हम यहाँ पे टेबल का ढांचा क्रिएट करेंगे। हम इस इन्वायरमेंट के अंदर आपका डेटा बेस क्रिएट करेंगे।
हम इस इन्वायरमेंट में लेटर से हर एम्प्लॉय को बदले में क्या देंगे, परमिशंस देंगे। समय समय पे हमें बैकअप भी करना पड़ सकता है, डेटा रिकवरी भी करना पड़ सकता है। हमें बीसीपी के बारे में भी सोचना पड़ सकता है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग के बारे में भी सोचना पड़ सकता है। और जाहिर सी बात है, ये सारा का सारा काम काम कौन करेगा, एक आदमी करेगा, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, डीबीए का नाम दिया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो कल को अगर आप फ्यूचर में डीबीएमएस के लेवल पे मास्टरी करना चाहते हैं, तो जब आप डीबीएमएस के लेवल पे मास्टरी कर लेंगे तो आपके पास एक नाम आ जाएगा, आपको एक पदवी मिल जाएगी जिसका नाम है डीबीए। डीबीए का मतलब धीरू भाई अंबानी नहीं है। डीबीए का मतलब है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये कंपनी की जान होती है, कंपनी की ताकतवर बंदा होता है, इसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा हाई होती है, इसकी डिमांड 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 ही रहती है। अगर मैं बोलूँ कंपनी की जान क्या है, तो आप सभी बोलेंगे कंपनी की जान हमारा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, उसी को मैं बचाना है। और उसी की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, बड़े सारे प्रलोभन लगाते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, फायरवॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, राउटर का इस्तेमाल करते हैं, स्विच का इस्तेमाल करते हैं। राउटर पे सिक्योरिटी लगाई जाती है, स्विच पे सिक्योरिटी लगाई जाती है, फायरवॉल पे सिक्योरिटी लगाई जाती है। और ये सारा का सारा काम इसलिए होता है कि ताकि हम अपने मोदी साहब को बचा सकें। डेटा हमारा मोदी है। आई बात समझ में? डेटा हमारा मोदी जी है, इनको हमें बचाना है भैया। हमारे मोदी जी अगर हमारे किडनैप हो गए तो हमारे देश की थू थू हो जाएगी। वो बात अलग है कि हमारे देश में काफी सारे लोग चाहते हैं कि मोदी जी किडनैप हो जाएं, पर हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे कौन है, पीएम साहब है। ठीक है जी, अब ये पीएम साहब है तो उनकी सुरक्षा के लिए हमें सारे के सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो ऐसा बंदा जो हमारे डेटाबेस की कदर करता है, उसको हमने क्या नाम दिया था, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का दर्जा यहाँ पे दे रखा था। राइट एवरीवन? ऐसे ही हमने बोला जी हमारे पास एक और यूजर होता है जिसको बदले में हम क्या कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, या उसको बदले में हम क्या कहते हैं, एंड यूजर्स कहते हैं। हमने कहा हमारे पास एक और आदमी होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, डेटा एंट्री ऑपरेटर का नाम दिया, जिसको हमने एंड यूजर का नाम यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने कहा जी ये मेरे पास क्या सर्वर है, सर्वर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ये मेरे पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस को मैंने यहाँ पे स्विच का नाम दिया हुआ है, और ये मेरे पास कंप्यूटर है, और इन कंप्यूटर को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, क्लाइंट का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे लेटर से कोई बंदा बैठा हुआ है जो अकाउंटेंट कैटेगरी का, लेटर से फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट कैटेगरी का है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है डेटा एंट्री ऑपरेशंस करना। और डेटा एंट्री ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे क्या, रिकॉर्ड को ऐड करना, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, रिकॉर्ड को आपका रीड करना। अब क्योंकि ये मेरा आखिरी का यूजर है, क्योंकि ये मेरा क्या है बेटा, आखिरी का यूजर है, इसलिए इसको दूसरे शब्दों में हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, एंड यूजर का नाम भी यहाँ पे दे रखा है। आई बात समझ में? ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है हमारे पास, इसको हमने प्रायवाची नाम एक और दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, एंड यूजर का नाम दिया हुआ है। तो ऐसा आदमी जो कि आखिरी का यूजर होता है, उसको हमने एंड यूजर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। एक बच्चे ने मेरे से सवाल करा था कि सर, अभी जैसे सवाल आया बच्चे का, कह रहा है कि सर साइबर सिक्योरिटी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। कह रहा है, बी बच्चा कह रहा है कि भैया आप सर बेकार में पढ़ाई जा रहे हो, आप बेकार में मेहनत करी जा रहे हो, साइबर सिक्योरिटी का तो स्कोप ही नहीं है, ये तो आउटडेटेड लाइन है। अब बताओ हम क्या बोले ऐसे बच्चे के बारे में? एक मिनट जरा होल्ड करना बेटा। तो बच्चा कह रहा है सर साइबर सिक्योरिटी की तो हमारा आउटडेटेड सिस्टम हो गया। अब कैसी बातें वो कर रहा है यार? एक बताओ, क्या कंपनी ने बिजनेस करना बंद कर दिया? बिल्कुल बंद नहीं करा। जब कंपनी धंधा करेगी, बिजनेस करेगी, ट्रांजैक्शंस क्रिएट होगी, ट्रांजैक्शन का डेटा बनेगा, डेटा को संभालना पड़ेगा, तो संभालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिक्योरिटी वाले बंदे चाहिए ना भैया। अब यहाँ पे कोई बंदूकधारी हमें थोड़ी चाहिए। बात को समझो, हमें यहाँ पे कोई बंदूकधारी थोड़ी चाहिए, हमें तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो डेटा की सुरक्षा करेगा। और वो बंदा टेक्निकली हमारा हर एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपका साउंड होना चाहिए। तो आपको ये लग रहा है कि जी साइबर सिक्योरिटी का स्कोप अगर खत्म हो गया, तो आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का जो स्कोप है वो बड़े हाई लेवल पे है। हर जगह पे साइबर सिक्योरिटी के बंदे चाहिए हमें। आओ एक हल्का सा मैं आपको जिक्र दे देता हूँ, नोट करते रहना साथ साथ, फ्यूचर में आपको ये जानकारी बड़ी हेल्प करेगी। अब सवाल उठा तो जवाब दे ही देता हूँ आपको। साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए बंदे चाहिए होते हैं। सर एप्लीकेशन से क्या मतलब है? जोमेटो का नाम सुना है, स्विगी का नाम सुना है, ब्लिंकिट का नाम सुना है, रैपिडो का नाम सुना है, जैप्टो का नाम सुना है, उबर का नाम सुना है, ओला का नाम सुना है, ओयो का नाम सुना है? इन सब की जो बुकिंग होती है वो आज की डेट में मोबाइल एप्लीकेशन से बुकिंग हो जाती है।
अब जोमेटो बड़ा मोटा धंधा कर रहा है, जोमेटो एक लिस्टेड कंपनी है। अगर जोमेटो का डेटा हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या एप्लीकेशन मेरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो धंधे में बोझा चोट लगेगी। जोमेटो और स्विगी आपस में दोनों क्या माने गए हैं, कॉम्पिटिटर माने गए हैं। जोमेटो वाला स्विगी को बीट करना चाहता है, स्विगी वाला जोमेटो को बीट करना चाहता है। तो स्विगी वाले ने कह दिया, हालांकि साउथ इंडियन कंपनी है, ऐसा कहती नहीं है, बड़े एथिकल लोग होते हैं ये। मान लो हम इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो स्विगी वाले बंदे ने कह दिया कि जोमेटो की एप्लीकेशन खराब कर दो। अगर एप्लीकेशन खराब होगी तो लोग ऑर्डर नहीं दे पाएंगे और उस रात सारा का सारा ऑर्डर हम किसको मिलेगा, स्विगी को मिलेगा। तो भैया उसकी एप्लीकेशन को बचाने के लिए हमें कौन से लोग चाहिए, बड़े सारे लोग चाहिए हमें। हमने कहा एक हमें बंदा चाहिए जिसका नाम मेरे पास क्या आ रहा है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। कह रहा जो हमारी मोबाइल ऐप की सुरक्षा प्रोवाइड करेगा उसको हमने क्या नाम दिया, एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का नाम दिया। एक हमारे पास और एक बंदा होता है जिसको हम डेव सेक ऑप्स कहते हैं। इनफैक्ट आपने एक नाम सुना होगा, आजकल एक मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग में बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको हम डेवॉप्स कहते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में और ऑपरेशंस के बारे में जानकारी मिलती है। हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है, फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, जब मैं उसके ऑपरेशन चलाऊंगा तो उस समय सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। उसको हमने क्या नाम दिया, डेव सेक ऑप्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे बंदों को भी मार्केट में जॉब मिलती है। यानी मेरे कहने का मतलब है, कल को अगर आप 19 महीने का कोर्स कर लेते हैं तो ये सारी की सारी जॉब आपके सामने आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास कौन होता है, हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर। हमारे पास ये भी एक आपकी पोस्ट होती है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। भाई जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करेंगे सर, हम एक ऐड वाला प्रोग्राम लिखेंगे, मॉडिफाई वाला प्रोग्राम लिखेंगे, डिलीट वाला प्रोग्राम लिखेंगे, रीडिंग वाला प्रोग्राम लिखेंगे, कुछ रिपोर्टें बनाने वाला प्रोग्राम लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करेंगे, है ना। अब जाहिर सी बात है, ये सारे के सारे कामों के अंदर हमें क्या चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। और सुरक्षा कोई जादू थोड़ी है, हवन थोड़ी, पूजा पाठ थोड़ी है। तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो जो बंदा प्रोग्रामिंग करेगा उसको टेक्निकली मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, उसको टेक्निकली मैंने यहाँ पे डेवलपर का नाम आपका दे रखा है। पाकिस्तान से फोन आ गया, देखो। सुनना चाहोगे? चलो सुनाता हूँ तुम्हें। हेलो। राम राम जी। क्या बात है? हाँ जी, बोलो क्या काम है। बेटा हैकर बनना है, कहाँ से बोल रहे हो आप? इंडिया से कैसे बोल रहे हो बेटा, आपके कोड के आगे तो 92 आ रहा है, आप तो पाकिस्तान से बोल रहे हो। काट दिया बच्चे ने फोन। छोटा बच्चा था। चलो, कैसा लगा आपको फिलहाल? आवाज नहीं आ रही है? कंफर्मेशन दीजिए, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है भैया, सबकी आवाज आ रही है। हाँ, छोटा बच्चा था। पहले उसने राम राम बोला, उसको लगा थोड़ा इंडियापन दिखा देते हैं। फिर वो कह रहा मेरे को हैकर बनना है बेचारा। चलो, अब यहाँ पे कहने वाली बात है कि हमें क्या करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो डेफिनेटली हम एक तो नॉर्मल काम के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं कि सॉफ्टवेयर मेरा ढंग से काम हो जाए। भाई जब जोमेटो का ऐप बना होगा तो कोडिंग करके ही बना होगा। तो हमने वहां पे कोडिंग करी होगी कि पहले ये वाला आइटम सेलेक्ट कर लो, ये आइटम कर लो, पैसा लगा लो, डिस्काउंट कर लो, फिर आपका कार्ट में चले जाओ, है ना, फिर उसका बिलिंग करवा दो। फिर उसमें ये सॉफ्टवेयर पैकेट भी भेज दो, उसको बोलो भैया कि अगर तू 200 रुपए का सामान और ले लेगा तो तेरे को डिलीवरी चार्ज कम लग जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। पर प्रोग्रामिंग करने के साथ साथ हमें सुरक्षा भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और सुरक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो जो सिक्योरिटी की प्रोग्रामिंग करता है उसको हमने क्या नाम दिया, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर का नाम यहाँ पे दे दिया। क्लियर है बात सभी को? तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, स्कोप दिखा रहा हूँ। तो आज की क्लास आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। आज की क्लास के बाद काफी सारे बच्चे ये लाइन छोड़ देंगे, या आज के बाद सारे बच्चे कसम खा लेंगे कि हमें इस लाइन पे टिके रहना है। इसके बाद हमारे पास एक और महान पोस्ट आती है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी कोड ऑडिटर। क्या नाम दिया भैया, सिक्योरिटी कोड ऑडिटर। कोड का मतलब यहाँ पे क्या, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पे क्या, इंस्ट्रक्शंस।
कि जो भी आपने सिक्योरिटी का प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर आपने कोडिंग करी है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे। अब ऑडिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है मेरे पास यहाँ पे डेट इज एग्जामिनेशन। ऑडिट का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। ऑडिट का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, वेरिफिकेशन। ऑडिट का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, इवैल्यूएशन। तो अगला साफ कह रहा है कि भैया हमें क्या करवाना पड़ेगा, एक ऐसे बंदे की भी पोस्ट है जो कि कोड को यानी प्रोग्रामिंग को, और कौन से वाले प्रोग्रामिंग को, सिक्योरिटी वाले प्रोग्रामिंग को, दूसरी प्रोग्रामिंग को नहीं, जो कि सिक्योरिटी कोड को कायदे से बेसिकली क्या करेगा, ऑडिट करेगा। और ऐसे बंदे को हमने क्या नाम दिया है, ऐसे बंदे को हमने ऑडिटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। एक ऑडिटर वो इंसान होता है जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मतलब होता है कि उसका बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया। इसका संपर्क सीए के साथ होता है, इसका संपर्क अकाउंटेंसी के साथ होता है। ठीक है जी। तो नॉर्मली ऑडिटर का नाम वहां से आया था, पर धीरे धीरे क्योंकि हमारे पास सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है और सॉफ्टवेयर कंपनी की जान बन चुकी है, और सॉफ्टवेयर के अंदर भी हेरा फेरी करी जा सकती है, तो आज की डेट में ये साफ कह दिया गया है कि भाई उसके प्रोग्रामिंग कोड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब बताओ क्या इस तरह की ऑडिटिंग क्या सीए कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है? मतलब ही नहीं। जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा भैया, वो तो हमारे अकाउंटेंसी के खाते देखेगा, टैक्सेशन को देखेगा, प्रॉफिट को देखेगा, लॉस को देखेगा, बैलेंस शीट को देखेगा, एसेट्स को देखेगा, लाइबिलिटी को देखेगा, कॉस्टिंग के प्रोसेस को देखेगा, कानून को, लॉ को देखेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखेगा, कंपनी कहाँ से पैसा उठा के लेके आई है, कंपनी ने पैसा कहाँ पे लगाया है, और क्या उसका बदले में रिटर्न अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऑडिटर ये काम करता है, सीए वाला ऑडिटर ये काम करता है। तो इस वाले ऑडिटर के साथ और सीए वाले ऑडिटर के साथ कंफ्यूज मत होना बेटा। जो सीए वाला ऑडिटर हमारे पास होता है वो सिंपल केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करता है और पूरे शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देता है। अगर मुकेश अंबानी कहता है कि भैया हमने इस साल 70,000 करोड़ रुपया कमाया है, तो सीए वाला भैया चेक करता है कि कहीं इसने 70,000 करोड़ की जगह कहीं 80,000 करोड़ तो नहीं कमाया, कहीं इसने 10,000 करोड़ का घपला तो नहीं करा। क्योंकि 10,000 करोड़ का वो हमारा शेयर होल्डर्स के बीच में बंटना था, जिसको बदले में आपने सुना होगा क्या कहते हैं, अक्सर डिविडेंड कहते हैं। तो जब कोई बंदा कंपनी में पैसा लगाता है, तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका हिस्सा भी दिया जाता है। तो कई बार बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, कैलकुलेशंस करती है, मैनिपुलेशंस करती हैं, फ्रॉड करती हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी आपने सुना होगा, अभी क्या हुआ मुंबई के अंदर, समझना बात को, मुंबई के अंदर 20% रेस्टोरेंट बंद होने जा रहे हैं, बंद हो चुके हैं, और ये रेशियो 50% तक पहुंचने वाली है। क्या बात कर रहे हो सर? क्या जो मार्केट में वॉर हो रहा है इसराइल का, अमेरिका का और ईरान का, क्या ये उसका असर है? कह सकते हैं कुछ उसका असर है। भाई जाहिर सी बात है, तेल हमारे पास नहीं आ रहा, कच्चा तेल हमारे पास नहीं आ रहा, गैस कहाँ से भरेगी, सिलेंडर कहाँ से भरेंगे? कमर्शियल सिलेंडर जो 1,300 रुपए का आता था दिल्ली में, आज की डेट में 3100 का मिल रहा है। घर में जो सिलेंडर ब्लैक में 1,000 रुपए का बिकता था, आज की डेट में 1,700 का बिक रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कॉस्टिंग का लेवल बढ़ गया। ये दर्शाया जा रहा है कि इस चक्कर में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और है। आप ध्यान से सुनना। एक ऐप है हमारे पास, किस नाम से, पेट पूजा के नाम से ऐप है, शायद आपने नाम सुना होगा। और ये जो पेट पूजा की जो ऐप है, ये रेस्टोरेंट्स के पास दी गई है। अब रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, इस पेट पूजा नाम की ऐप का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी खाना बिकता है, जब भी माल बिकता है, उसमें ट्रांजेक्शन होती हैं। ट्रांजेक्शन दो तरीके से होती है, एक तो आपका यूपीआईडी के द्वारा पेमेंट होती है हमारे पास, और एक हमारे पास पेमेंट होती है कैश कलेक्शन। तो इस पेट पूजा की नाम की ऐप जब ये डेवलप्ड करी होगी, ठीक है जी, तो उसमें इसने, इसके प्रोग्रामर्स ने क्या करी, चालाकी चली, और उन लोगों ने दुकानदार को एक बटन वाला ऑप्शन दे दिया कि आप एक बटन पे दबा दीजिए, जैसे ही आप बटन पे दबाएंगे जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी वो सारी की सारी आपकी डिलीट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी भैया, आपकी डिलीट हो जाएगी। और उससे बेनिफिट क्या हुआ, उससे बेनिफिट ये होता है कि मान लो अगर एक मेरा कोई रेस्टोरेंट है, उसकी पर डे की सेल अगर आपकी 1 लाख रुपए है, और उसमें कैश की ट्रांजैक्शन मान लो, अमूमन ये एवरेज निकाला गया है कि 30% कैश की ट्रांजैक्शन होती है और 70% लोग यूपीआईडी के द्वारा, क्यूआर आईडी के द्वारा पेमेंट करते हैं। क्या है भाई ये? नींबू पानी मीठे वाला, नमकीन वाला? अब शुगर बढ़ाएगा मेरी। बहुत बढ़िया बना है। तो अब कहने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो कैश ट्रांजेक्शन है मेरे पास, वो 70% है।
यानी हम कह सकते हैं कि पर डे हमारे पास लेते हैं 70,000 रुपये हमारे पास यूपीआईडी के द्वारा पेमेंट हो रही है, और 30,000 रुपये बेटा हमारे पास कैश की पेमेंट हो रही है। अब 30,000 रुपये की पर डे की मेरे पास पेमेंट है, महीने में 30 दिन है, तो मोटा मोटा 9 लाख रुपए का हिसाब किताब हो गया। अब इस पेट पूजा वाली ऐप ने क्या करा, एक बटन बता रखा था, ऑप्शन दे रखा था रेस्टोरेंट वाले मालिकों को, और बोला था कि जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी किल हो जाएगी। तो हमारे रेस्टोरेंट वालों ने क्या समझदारी करी, उन लोगों ने ये समझदारी करी कि जो यूपीआईडी के द्वारा पेमेंट आ रही थी उसके साथ छेड़खानी नहीं करी, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई इनकम टैक्स का बंदा ही खाना खा के गया हो, पर्ची कटवा के गया हो, तो वो डिलीट नहीं कर पाएंगे। पर कैश ट्रांजैक्शन का तो अता पता होता ही नहीं है, और काफी सारे रेस्टोरेंट ने ऐसा कर दिया, और अल्टीमेटली 30%, 27 से लेके 30% तक की ट्रांजैक्शन हेरा फेरी होगी। अब ये जो हमारी पेट पूजा है, ये जो ऐप है, 1,77,000 रेस्टोरेंट्स के कंप्यूटर सिस्टम में डली हुई है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये महसूस करा कि मोटा 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 70,000 करोड़ की हेरा फेरी हुई है। ये अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, आजकल की इंफॉर्मेशन है। 70,000 करोड़ की आपकी हेरा फेरी हुई है। अब 70,000 करोड़ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है भाई हमें टैक्स नहीं मिला, यानी मोटा मोटा अगर 30% टैक्स नहीं मिला, तो यानी कहने का मतलब है 21,000 करोड़ का टैक्स सरकार से चुराया गया। तो अभी मुंबई में, बैंगलोर में क्या हो रहा है, इनकम टैक्स वाले बड़े तगड़े तरीके से रेड मार रहे हैं, क्योंकि ज्यादा मोटा कांड वहीं पे हुआ, बैंगलोर में, केरला में, वहां पे ज्यादा तगड़ी हेरा फेरी हुई है। आई बात समझ में? तो अभी मेरे को बताओ, ये जो हमारा पूरा घपला हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसका इस्तेमाल करा होगा? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करा होगा। और डेफिनेटली उसने किसका इस्तेमाल करा होगा? आपका आपका सिक्योरिटी सिक्योरिटी कोड डेवलपर का इस्तेमाल करा होगा। और साथ में किसका इस्तेमाल करा होगा? ऑडिटर का इस्तेमाल करा होगा। जिन लोगों ने पेट पूजा की ऐप को पकड़ा होगा, उसकी कोडिंग को स्टडी करा होगा, उसकी प्रोग्रामिंग को स्टडी करा होगा, और प्रोग्रामिंग स्टडी करने के बाद उसके प्रोसेसिंग लॉजिक में जो भी हेरा फेरी थी, वो सारी की सारी हेरा फेरी पकड़ी गई है अभी। और जब इस तरह की हरकतें हम करते हैं, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को खंगालते हैं या हार्डवेयर को खंगालते हैं, नेटवर्क के डेटा को खंगालते हैं, तो बेटा इसको आपकी भाषा में साइबर फॉरेंसिक कहा जाता है। फॉरेंसिक का नाम सुना होगा, कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में अगर किसी बंदे की लाश मिलती है, तो हम उस लाश को हम कहाँ भेजते हैं? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजते हैं। ये पता लगाते हैं कि बंदा कैसे मरा, गला घोट के मरा, जहर खिला के मरा, एक्सीडेंट के द्वारा मरा, नस काट दी गई, कैसे मरा, उसका पता लगाया जाता है। तो अल्टीमेटली जब किसी हम सॉफ्टवेयर को खंगालते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो वो डेफिनेटली कौन सा डिपार्टमेंट करता है? साइबर फॉरेंसिक वाला डिपार्टमेंट करता है। तो कुछ बात समझ में आई, आपको नहीं आई? अगर समझ में आ गया तो सी नाम का बटन दबा देना जरा। अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको बकवास लग रही है, बढ़िया लग रही है? अगर बकवास लग रही है तो बी नाम का बटन दबा देना, और बढ़िया लग रही है तो जी नाम का बटन दबा देना। ठीक है जी, अगर आप बकवास होगा तो मैं बंद कर दूंगा। हालांकि मैं आपको रियल केस स्टडी सुना रहा हूँ, मैं आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ कि आपकी औकात क्या है, कल को आप फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे तो आपका लेवल क्या रहेगा। देख के बहुत बढ़िया लगा कि एक बच्चे ने भी बैड नहीं बोला, बकवास नहीं बोला, सबने गुड बोला, एक्सलेंट बोला, बढ़िया बोला है। बहुत बढ़िया। तो यानी आपको मैं ये औकात दिखा रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारा कितना बढ़िया खतरनाक आदमी हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि कल को हमारा बच्चा 19 महीने का कोर्स करता है, तो वो एप्लीकेशन की सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने यहाँ पे ये बोला कि एप्लीकेशन के नाम पे 4 तरह की नौकरी आपको मिल सकती है। एक तो आप क्या बन सकते हैं? एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब बताओ, जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, क्या वो कम तनख्वाह लेगा, ज्यादा तनख्वाह लेगा? ज्यादा तनख्वाह लेगा। एक बाजार में हमारे पास डेवॉप्स नाम का ऑप्शन आता है, डेवॉप्स नाम का ऑप्शन आता है जहां पे डेवलपमेंट के बारे में और ऑपरेशंस के बारे में जानकारी होती है। उसके अंदर भी हमें सुरक्षा चाहिए होती है, तो उसको हमने डेव SEC सेक ऑप्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हमने तीसरा नाम क्या दिया? तीसरा नाम हमने बोला सिक्योरिटी कोड ऑडिटर का नाम हमने यहाँ पे दे दिया, सिक्योरिटी कोड ऑडिटर का नाम दिया। जो कि क्या करेगा? कोड मतलब बेटा क्या होता है? कोड का मतलब होता है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है भैया, जो भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब उसको मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हूँ, तो उसको हमने क्या नाम दिया? ऑडिटर का नाम दिया हुआ है। नॉर्मल अगर आप ऑडिटर नाम का शब्द अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे, मैंने आपसे पूछा बेटा आप क्या हो, आपने कहा जी मैं ऑडिटर हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आप CA वाली लाइन के बिलोंग करते हैं। पर जब आप डेफिनेटली इस साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? SCA हूँ। SCA का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी कोड ऑडिटर। ठीक है भैया।
और चौथी फील्ड मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, चौथी फील्ड आ रही है मेरे पास सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ऐसा डेवलपर हूँ जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। पर यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो अल्टीमेटली किसके लिए बनते हैं, सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए बनते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो ये हमारे पास पहला क्राइटेरिया आपका कवर हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट डाउन भी यहाँ पे करा होगा। राइट। ऐसे ही हमारे पास आर्किटेक्ट को लेकर, आर्किटेक्चर को लेकर हमारे पास कुछ फील्ड होती है। अब कौन कौन सी फील्ड होती है, हमने कहा तीन तरह की फील्ड मेरे पास होती है। एक का नाम होता है मेरे पास साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। एक मेरे पास बोला मैंने कहा एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। ठीक है जी। और एक मैंने यहाँ पे बोला सीनियर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। अब जैसे कल को हमें अपना घर बनाना है तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ता है, आर्किटेक्चर के पास जाना होता है। और आर्किटेक्चर क्या करता है, नक्शा बनाता है। कुछ आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी जो हमारी सुरक्षा होती है कोई छोटी मोटी नहीं होती है। सर एक फायरवॉल लगा दो, सर एक स्विच लगा दो। अरे भैया, रिलायंस कंपनी के पास हजारों सर्वर पड़े हैं, हजारों सर्वर की सुरक्षा में मेंटेन करनी है। वहाँ पे डेटाबेस सर्वर नाम की चीज होती है, वहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर नाम की चीज होती है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन सर्वर नाम की चीज होती है, वहाँ पे वेब सर्वर नाम की चीज होती है, वहाँ पे फाइल सर्वर नाम की चीज होती है, वहाँ पे टेक्सुअल सर्वर नाम की चीज होती है, वहाँ पे इमेज सर्वर नाम की चीज होती है, वहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर नाम की चीज होती है। यानी कहने का मतलब है कि भैया मुकेश अंबानी की कंपनी में, टाटा वाली कंपनी में, बिरला वाली कंपनी में, अडानी वाली कंपनी में, ठीक है जी, इंफोसिस वाली कंपनी में, विप्रो वाली कंपनी में, एचसीएल वाली कंपनी में दुनिया भर के सर्वर पड़े हुए हैं। उनका हमें आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ, डेटा की सुरक्षा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसे खतरनाक लोग चाहिए होते हैं जो पूरे कंपनी की सुरक्षा का नक्शा बनाते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया, आर्किटेक्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है बात सभी को? तो ये हमारे पास तीन लेवल हो गए, पहला लेवल, पहला पोस्ट, दूसरा पोस्ट, तीसरा पोस्ट। जो तीनों बड़ी खतरनाक पोस्ट है। और ये जो बंदे होते हैं, आर्किटेक्ट वाले बंदे होते हैं, ये एक एक सवा सवा करोड़ से कम के बंदे नहीं होते हैं। ये बड़े खतरनाक लेवल के बंदे होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद हमने बोला कि हमारे पास एक और लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट। अभी मैंने ऑडिट का मतलब क्या बताया था, कि ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना, वेरिफिकेशन करना, एग्जामिनेशन करना, इवैल्यूएशन करना। ये हमारा ऑडिट का मतलब होता है। तो मैंने कहा चेकिंग करने वाला, या ऐसा इंसान जो चीजों को वेरीफाई करेगा, या लेटर से वो एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, या अल्टीमेटली इवैल्यूएशन करेगा। ठीक है जी। ऐसे बंदे को हमने क्या नाम दिया, ऑडिट का नाम दिया। और इसकी अंदर पोस्ट कौन सी आती है, मैंने कहा इसके अंदर एक ही पोस्ट आती है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी ऑडिटर। मेरे को ये लाइन सबसे बेस्ट लगती है भाई साहब, क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो बुढ़े आदमियों के लिए ये लाइन बहुत बढ़िया होती है। और ऐसे आदमी जो हैं वो अपना एक कोर्स करते हैं बड़ा स्पेशलाइज, जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। ये होते हैं भैया कंपनी के बाप। कौन होते हैं, कंपनी के बाप। एक कंपनी के हर डिपार्टमेंट में जाके वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या सारे के सारे डिपार्टमेंट ढंग से काम कर रहे हैं। कंपनी के अंदर सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, एचआर भी है, प्रोडक्शन भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम भी है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम भी है। बड़े सारे डिपार्टमेंट्स कंपनी के अंदर हैं, खरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का धंधा है वहां पे। अब वो धंधे में सारा का सारा काम तमीज से होना चाहिए। हर कंपनी को अपने अंदर क्या लगाना पड़ता है, आईसीएस लगाना पड़ता है। आईसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा मेरे पास, आईसीएस की फुल फॉर्म होती है मेरे पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब अनपढ़ भाषा में, देसी भाषा में हम क्या बोलेंगे, हमें कंपनी में सिक्योरिटी लगानी है। तो अब आज के बाद आप ऐसी घटिया बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप क्या बोलेंगे कि सर हमें अपनी कंपनी में क्या लगाना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमने कहा दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है जनरल कंट्रोल, एक का नाम होता है मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या, जनरल कंट्रोल। और एक का नाम होता है मेरे पास एप्लीकेशन कंट्रोल। इसी में आपको महारत हासिल करनी है। एक का नाम है जनरल कंट्रोल, एक का नाम है एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल मेरे पास फर्दर मल्टीपल पार्ट्स में क्लासिफाइड है। वो मल्टी पार्ट्स में क्या क्लासिफाइड है अभी मैं जानकारी नहीं दूंगा। एप्लीकेशन कंट्रोल भी मल्टीपल भाग में क्लासिफाइड है, उसके बारे में जानकारी नहीं दूंगा। तो ये जो हमारा कौन होता है, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो होता है हमारे पास, कौन होता है बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर जो होता है, ये हर कंपनी में जाके चेक करता है कि अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगे हैं कि नहीं लगे हैं।
अब ऐसा आदमी चाहे तो बड़े आराम से मोटी रिश्वत खा सकता है। कल को अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बने गए और मुकेश अंबानी की कंपनी में जाके बैठ गए, वहां पे चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग करते करते आपने कुछ चोरियां पकड़ ली कि जी आपको तो ये सारे के सारे सिक्योरिटी कंट्रोल लगाने चाहिए थे, पर मुकेश अंबानी जी आपने नहीं लगाए। अब मैं ये रिपोर्ट दे दूंगा, और ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी? ये रिपोर्ट मल्टीपल लोगों के पास जाएगी। किसके पास रिपोर्ट जाएगी? शेयर होल्डर्स के पास रिपोर्ट जाएगी, सरकार के पास रिपोर्ट जाएगी, मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट जाएगी, कस्टमर्स के पास रिपोर्ट जाएगी, सप्लायर के पास रिपोर्ट जाएगी, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम के डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हमने कहा आपके शेयर होल्डर्स के पास जाएगी, शेयर होल्डर के पास रिपोर्ट जाएगी, शेयर होल्डर चीख पड़ेगा। वो कहेगा भाई मैंने अपने यहाँ पे इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगा रखा और मुकेश अंबानी चोर है, साला ढंग की सिक्योरिटी काम नहीं करता, कल को उसका सर्वर हैक्ड हो गया तो हमारे तो 1 लाख रुपए डूब जाएंगे। ठीक है जी, सरकार कहती है कि भैया यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया नहीं है, ये पेट पूजा वाली हरकत हो जाएगी, मुकेश अंबानी सारा का सारा टैक्स बचा लेगा, कुछ ऐसा माल जो बेचा होगा उसकी ट्रांजेक्शन दिखाएगा नहीं। मैनेजमेंट भी जानना चाहती है, मैनेजमेंट भी जानना चाहती है कि भाई हम जो पूरे साल ऐसी की तैसी करा रहे हैं, टॉप लेवल जानना चाहती है कि हम पूरे साल ऐसी की तैसी करा रहे हैं, तो क्या हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपर चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा। तो अगर मेरे पास बैक डोर में एंट्री करने का प्रोसेस है तो डेफिनेटली हेरा फेरी तो हो जाएगी ना हमारे पास। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यानी ये हमारे पास मल्टीपल तरह के लोग होते हैं, शेयर होल्डर हो गया, सरकार हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या आप मान लो कंपनी का जो मालिक हो गया, ओनर हो गया। क्या ओनर आदमी हेराफेरी करना चाहेगा? ओनर आदमी तभी हेराफेरी करेगा जब वो सरकार से टैक्स बचाना चाहता है। कल को ओनर आदमी क्या करेगा? अपना बैंक से लोन लेना चाहता है, तो बैंक से लोन लेना चाहता है तो बैंक देखना चाहता है कि हाँ भैया वहां पे प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है कि नहीं है। कल को अगर मुकेश अंबानी या एचडीएफसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या हमारा कोई भी बैंक अगर 1 सेकंड में हैक्ड हो सकता है, तो बताओ क्या उस बैंक में जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं, क्या उनका पैसा सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो ये जो हमारा सिक्योरिटी ऑडिटर होता है, इसको रिपोर्ट बना के देनी होती है। अब मुकेश अंबानी कह रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई है, थोड़ा समय दे दे मेरे को, 30 दिन का समय दे, 40 दिन का समय दे। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर डे की फीस लगेगी 1 लाख रुपए। अब आपने मुकेश अंबानी को अल्टीमेटम दे दिया कि ठीक है भैया मैं डिले कर दूंगा, मैं रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के पास नहीं भेजूंगा, सरकार के पास नहीं भेजूंगा, मैनेजमेंट के पास नहीं भेजूंगा, सप्लायर के पास नहीं भेजूंगा, पर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को 1 लाख रुपए पर डे का चाहिए। तो आप मोटे पैसे मोटी रिश्वत खा सकते हो, हालांकि आपने खानी नहीं है, पर मर्जी है आपकी। लाइन मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद आजकल हमारे भी जिंदगी में क्या आ रहा है? क्लाउड इन्वायरमेंट आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ है ना? पहले जमाने में क्या था कि हर कंपनी को अपने यहाँ पे खुद ही सर्वर लगाना पड़ता था, सर्वर का खर्चा बड़ा ज्यादा आता था, सर्वर की कल को हमें सुरक्षा मेंटेन करनी पड़ती थी, सुरक्षा मेंटेन करने के लिए बड़े पढ़े लिखे एम्प्लॉयज का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसको हम सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे। वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी छोड़ के भाग भी जाता था, जहां मोटे पैसे मिलते थे वहां भाग जाता था। सर्वर मेरा 24 घंटे चलना चाहिए। सर्वर से हीट बड़ी आती है तो वहां पे एसी लगाना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, और सर्वर को लॉन्च करने के लिए जगह लेनी पड़ेगी, किराए में बड़ा खर्चा आता है हमारे पास। तो हर बंदे के लिए हाई लेवल का सर्वर लगाना पॉसिबल नहीं था, सर्वर की कॉस्ट 1 करोड़ से 5 करोड़ की होती थी। अब डेफिनेटली ये काम करना सबके लिए पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या पढ़ा था, आज से पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, कि बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, जैसे अमेजोन जैसी कंपनी होगी, रायन जैसी कंपनी होगी हमारे पास, है ना, गोडैडी जैसी कंपनी होगी। इन लोगों ने सर्वर लगा रखे हैं किसी गांव खेतों में, वहां पे नेट बड़ा अच्छा काम करता है, और दुनिया को ये सर्विस किराए पे देते हैं। तो अब जैसे मान लो अमेजोन वाला वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है हमारे पास, अमेजोन वाला वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है। अभी मेरे ख्याल से 8:28 में रिचेस्ट मैन की लिस्ट आई है। फोर्ब्स का नाम आपने सुना होगा, फोर्ब्स ने लिस्ट लॉन्च करी है कि भाई वर्ल्ड के 10वें रिचेस्ट मैन ये हैं। तो हमारा जो क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क, वो फिर से नंबर 1 आ गया। ठीक है भैया, मार्क जकरबर्ग भी है, वॉरेन बफे का नाम 9वें नंबर पे है, लैरी लैरी जो ओरेकल कंपनी का है उसका नाम 6ठे नंबर पे है। तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बैठ के पढ़ लेना। उसका नाम क्या है यार, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जिस जो एनवीडिया कंपनी का है, एनवीडिया वाले कंपनी का नाम मेरे ख्याल से 7वें नंबर पे है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाई जो अमेजोन नाम की कंपनी है उसने दुनिया को क्या देने हैं, सर्वर देने हैं किराए पे। अब अमेजोन कंपनी तभी ढंग से काम करेगी जब उसके वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट के अंदर सुरक्षा होगी, हाई लेवल की सुरक्षा होगी। क्योंकि इस समय ईरान के जो हैकर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि अमेजोन को बर्बाद कर दिया जाए, अमेरिका को थोड़ी चोट लगे, तो उसको सुरक्षा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे भी हमारे पास कुछ जॉब्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट कहते हैं।
फिर हमें कौन चाहिए, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए। पहले नक्शा बनेगा, फिर इंजीनियर क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और फिर हमने ऐसे ही एक और पोस्ट बना दी आपकी, सीनियर क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। और एक और बना दी मैंने यहाँ पे, सीनियर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। आई बात समझ में? तो हमने कहा ये बड़ी कैटेगरी के लोग हो गए मेरे पास, और ये मेरे पास छोटी कैटेगरी के लोग हो गए। तो क्लाउड के अंदर भी मेरे को यहाँ पे चार तरह की पोस्ट मिल जाएगी, चार तरह की जॉब्स मिल जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 19 महीने के बाद तुम्हारा क्या लेवल रहेगा, कौन सी जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हो। जाए सी बात है, हर जॉब के लिए तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। कुछ जॉब के लिए हमें 5 साल 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तभी जाकर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आपको मौका देती हैं। पर आपके पास एक फ्रेमवर्क तो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसी हमारे पास अगला लाइन आती है जिसको हम बदले में क्या कहते हैं, कॉम्प्लायंस कहते हैं। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है, कानून को मानना। कानून को मानना। आज की डेट में हर कंपनी इंटरनेट पे काम कर रही है। इंटरनेट हमारा सेफ नहीं है, उधर सुरक्षा होनी चाहिए। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने कानून लॉन्च करा हुआ है, उसको हम बदले में क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं। दो तरह के एक्ट है हमारे पास, एक 2000 नंबर से और एक 2008 के नाम से। सरकार ने कानून लॉन्च करा है जिसको बदले में क्या कहते हैं, साइबर लॉ कहते हैं। और साइबर लॉ के अंदर हमारे पास क्या आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है। पहले 2000 आया था, फिर मार्केट में 2008 आया था, और 2008 में हमने क्या करी थी, काफी सारी चेंजेस करी थी, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स कहते हैं। आई बात सर में, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, अपडेशंस का नाम दिया है। तो यानी डेफिनेटली भाई, माने मैंने बोला जी, मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी जी मेरे को आशीर्वाद दो, मैं शाहरुख खान को आज जान से मारने जा रहा हूँ। तो मेरी मम्मी क्या मेरे को आशीर्वाद देगी? मेरी मम्मी आशीर्वाद नहीं देगी, वो कहेगी बेटा, क्रिमिनल लॉ के अनुसार तेरे को जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी, कानून अलाउ नहीं करता इसके लिए। तो हमारे देश में क्या सही है क्या गलत है, वो कौन डिसाइड करता है, कानून डिसाइड करता है। वर्ल्ड में कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे हैकिंग करना पाप नहीं है। नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, वहां पे तो साला नॉर्थ कोरिया की जो जीडीपी चलती है वो हैकिंग हैकिंग से ही चलती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सारा काम हैकिंग हैकिंग से ही होता है, वो तो हैकिंग से ही पैसा कमाते हैं। तो वहां पे हैकिंग करना कोई इलीगल काम नहीं है। तो कल को अगर आप नॉर्थ कोरिया जाके हैकिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर नॉर्थ कोरिया में जाना ही अपने में बहुत बड़ी सजा है। ठीक है जी। तो हमने बोला यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह की पोस्ट होती है। कौन कौन सी पोस्ट होती है मेरे पास? मैंने कहा जी, एक मेरे पास पोस्ट होती है आपकी साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस मैनेजर, ये पहली पोस्ट होगी मेरे पास। और दूसरा मैंने क्या बोला, साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस ऑफिसर। तो ये बड़ा आदमी हो गया, ये छोटा आदमी हो गया। तो कानून को भी फॉलो हमें करना पड़ेगा, देश के कानून के अनुसार ही हमें काम करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तो आपने सुना होगा, संविधान का नाम आपने सुना होगा। 26 जनवरी को लॉन्च करा गया था, उसी की याद में 26 जनवरी मनाया जाता है। इंस्टाग्राम में बता रहे थे 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो एक ने कहा था कि झारखंड को बिहार से अलग करा इसलिए 26 जनवरी मनाया जाता है। तो वो कारण नहीं होता, संविधान लॉन्च हुआ तभी हमारे पास होता है। अब हमारे पास एक और बड़ी प्यारी लाइन होती है जिसमें से आपसे बड़े सारे लोग काम करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे बड़े सारे बच्चे काम करना चाहते हैं, मरते हैं इस लाइन में काम करने के लिए। सबसे पहला आदमी आता है मेरे पास, साइबर क्राइम एनालिस्ट, लिखते रहना जरा। दूसरा आता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। फिर आता है मेरे पास इंसिडेंट एंड इंट्रूजन इंट्रूजन एनालिस्ट। फिर मेरे पास आता है मालवेयर एनालिस्ट। और फिर मेरे पास आता है सीनियर मालवेयर या मैलवेयर, जो भी आप बोलना चाहते हैं, एनालिस्ट। तो भाई साहब, ये वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन खेलते हैं। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, क्या ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का मतलब सेम नहीं होता?
नहीं बेटा, सेम नहीं होता। सर ऑडिट के अंदर आपने बताया था, क्या बताया था? आपने बताया था चेकिंग करना, आपने बताया था वेरिफिकेशन करना, आपने बताया था एग्जामिनेशन करना, आपने करवाया था इवैल्यूएशन करना। सर मेरे को तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दोनों सेम लग रहे हैं, बहन भाई लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं भैया, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना, वेरिफिकेशन करना, एग्जामिनेशन करना, इवैल्यूएशन करना। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि भैया कंफर्म्ड फ्रॉड हो चुका है, फ्रॉड कंफर्म्ड है, तभी जाकर इन्वेस्टिगेशन होती है। बात समझ में आ रही है? सीबीआई क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। और पुलिस वाले कई बार क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ऑडिट करते हैं, चेकिंग करते हैं कि यहाँ पर फ्रॉड हो भी सकता है, यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। उसी तरीके से जब आपने सीए का नाम सुना होगा, सीए कभी भी आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं करता बेटा। सीए जब भी कंपनी में जाता है, ऑडिट करने जाता है, और ऑडिट का मतलब क्या होता है? उसकी दिमाग में ये सोच होती है कि मैं चेक करूंगा कि क्या वहां पे खाते जो है वो ढंग से बने कि नहीं बने, बैलेंस शीट बढ़िया तरीके से काम कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ढंग से बना हुआ है, कैश फ्लो ढंग से काम कर रहा है, फंड फ्लो कैश ढंग से काम कर रहा है, नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉपरली बना रखे हैं, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट प्रॉपरली बना रखी नहीं बना रखी है। वो बेसिकली चेकिंग करने जाता है। उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मुकेश अंबानी चोर है। वो कहता है भैया चेकिंग करनी है, और चेकिंग करने के बाद जानकारी मेरे को, शेयर होल्डर्स को, सरकार को, बैंक्स को, कस्टमर को, क्रेडिटर्स को, सबको देनी है। और ये बताना है शेयर होल्डर्स को कि भैया तुम्हारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है। इसको हम कहते हैं ऑडिट करना। सन 2009 में सत्यम नाम की जो कंपनी है, जो आईटी की बहुत बड़ी कंपनी थी बेटा, आईटी की बहुत बड़ी कंपनी थी, जैसे विप्रो का नाम था, या विप्रो का नाम है हमारे पास, या टीसीएस का नाम है आपके पास, या एचसीएल का नाम है हमारे पास। ऐसे ही हिंदुस्तान, जैसे फेसबुक का नाम हमारे पास, मेटा का नाम है, या गूगल का नाम है, ऐसे ही हिंदुस्तान में सत्यम नाम की कंपनी थी जिसमें बच्चे काम करने के लिए मरते थे, बीटेक वाले बच्चे। तो सत्यम कंपनी में क्या हो गया? सत्यम कंपनी में फ्रॉड घोषित हो गया कि भैया इसने तो फ्रॉड करा है। इसने सारे के सारे अपने फेक प्रॉफिट्स दिखाए हैं ताकि शेयर बाजार में इसके शेयर की कीमत बढ़ सके। और जब ये हमारा कंफर्म्ड हो गया कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ, तब जाके हमारे पास कौन सी टीम आई भैया? तब जाके मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का टीम आया। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, सन 2009 की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 6,000 करोड़ का हेरा फेरी हुआ था। और वो सारा का सारा हेरी फेरी किसके थ्रू हुआ था? आईटी के थ्रू ही हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुआ था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा हुआ था। यानी तुम इतने खतरनाक लोग हो कि तुम तो छोटी मोटी गरीबों वाली बातें ही नहीं करते। तुम जब फ्रॉड करवाते हो तो कहीं हजारों करोड़ों का फ्रॉड पहुंच जाता है। आई बात मेरी समझ में? अगर यहां तक क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा देना जरा। एक एक पोस्ट मैं आपको खोल खोल के बता रहा हूँ, जितना मैं बता सकता हूँ। हालांकि मैं बहुत कुछ जानकारी दे सकता हूँ, एक एक पोस्ट के ऊपर मैं पूरी एक एक क्लास ले सकता हूँ। और मेरे को ज्यादा भावुक नहीं होना, कंट्रोल भी करना है। भैया मेरे को सबसे कंफर्मेशन चाहिए। ये जानकारी कहीं पे भी चला जाना, 25 लाख का कोर्स भी देके कर लेना, वहां पे भी ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। पूरा फ्यूचर विजन दिखा रहा हूँ कि किस पोस्ट की क्या औकात है हमारे पास। एनालिस्ट का जो आदमी होता है वो बड़ा तगड़ा आदमी होता है, बड़ा खतरनाक आदमी होता है। एनालिस्ट का मतलब भी क्या होता है? एनालिस्ट का मतलब जहां पे भी आ गया, इसका मतलब है ऐसा आदमी जो क्या करेगा? डीप स्टडी करेगा। और ये नंबर वन का खिलाड़ी होता है हमारे पास। इसके बाद सारे इन्वेस्टिगेटर हो गए, रिसर्च वाले हो गए। ठीक है जी। अभी हमने एक नाम दिया इसके अंदर, क्या? इंसिडेंट। और साथ में मैंने क्या नाम दिया? इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब पता है आपको क्या होता है? इंट्रूजन का मतलब होता है हमारे पास डेट इज इलीगल ऑपरेशंस। इलीगल ऑपरेशंस। तो हमारे पास कंपनी में एक ऐसा डीप स्टडी वाला आदमी होता है जो कि इलीगल ऑपरेशंस को स्टडी करता है, इंसिडेंट को स्टडी करता है। कोई भी इंसिडेंट हो गया मेरे पास, कोई ट्रोजन हॉर्स आ गया, वॉर्म आ गया, डेटा डिगली आ गया, बड़े सारे हमारे पास लिस्ट आएगी इंसिडेंट्स की, कौन कौन से लिस्ट हमारे पास होते हैं, उसका वो पढ़ने वाला एक डीप तरह का आदमी मेरे पास। ठीक है भैया, चलो। ऐसे ही हमने बोला जी, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो नेटवर्किंग के अंदर भी जाकर काम कर सकते हैं। है ना? नेटवर्किंग का मतलब, ये नेटवर्क का मतलब हमारे पास क्या होता है? सर सीधी सी बात है, नेटवर्क का मतलब ये है कि मान लो ये हमारे पास एक कंपनी का एनवायरनमेंट है, इसका अपना सेटअप बना हुआ है हमारे पास। मैंने कहा ये मेरे पास दूसरी कंपनी का एनवायरनमेंट है, इसका भी अपना सेटअप बना हुआ है।
ठीक है भैया, हमने कह दिया यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक आपका स्विच, आपका ये स्विच नाम का डिवाइस है, राउटर नाम का डिवाइस है, ये फायरवॉल नाम का डिवाइस है, और ऐसी कनेक्टिविटी हमारे पास आ गई है। तो डेफिनेट नेटवर्क का मतलब क्या है कि जानकारी यहाँ से यहाँ भेजना हमारे पास। हालांकि नेटवर्क होता क्या है, अभी हम बहुत डीप स्तर पे पढ़ेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार नेटवर्क क्या है, रिंग नेटवर्क क्या है, बस नेटवर्क क्या है, मैश नेटवर्क क्या है, हाइब्रिड नेटवर्क मेरे पास क्या है, लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, कैन क्या है, पैन क्या है, सैन क्या है। वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। टू टायर आर्किटेक्चर क्या है, थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या है, एंटायर आर्किटेक्चर क्या है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, आपका प्राइवेट नेटवर्क क्या है, पब्लिक नेटवर्क क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, हमारे पास सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। सर क्या ये सारी बातें पढ़ाओगे? बेटा सारी बातें पढ़ाऊंगा नेटवर्किंग के अंदर। जब आप ऐसी नेटवर्किंग की बातें पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप नौकरी मिल सकती है आपको। आप क्या, कौन सा नौकरी बनाएंगे? आप बनाएंगे नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ये पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसी मेरे पास एक और होती है, सीनियर लेवल की पोस्ट होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, नेटवर्क सिक्योरिटी सीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात है, हमने कहा ये हमारे पास आपकी कुछ पोस्ट पड़ी है। और ये पोस्ट कब पड़ी है, कब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आप नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, है ना भाई? सीधी सी बात है, मान लो ये मेरे पास सर्वर है और यहाँ मेरा डेटा पड़ा हुआ है, और यही मेरे हैकर को क्या करना है, हैक करना है। और ये हमारा कौन है, ब्लैक हैट हैकर है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा किसी बिहार के गांव में बैठा हुआ है। कौन सा गांव में है? अपना वो जमतारा, जमतारा में बैठा हुआ है। और ये लेटेस्ट हमारा अमेरिकन सर्वर है। तो जमतारा से अगर हमें सर्वर को लूटना है, मान लो ये अमेरिकन एक्सप्रेस है हमारे पास, तो हमारे पास अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो हमें यहाँ से अगर लूटना है तो हमें किसके थ्रू जाना पड़ेगा? नेटवर्क के थ्रू ही तो जाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस वाला बैंक है, ये क्या करेगा, नेटवर्क डिवाइसेस को क्या करेगा, सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, ताकि ये बंदे यहाँ तक ना आ सकें। अब बच्चा कह रहा है कि सर डीबीएमएस से तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही बात है, डीबीएमएस भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। भाई मोदी साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो बीच में जितने भी हमारे पास पढ़ाव आएंगे वो सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ना हमारे पास। एंड में मोदी साहब को जो उनके अपने पर्सनल बॉडी गार्ड्स हैं वो भी तो सिक्योरिटी देंगे। पर हर लेवल पे हमारे पास सिक्योरिटी आपकी लॉन्च होगी। तो कल को नेटवर्किंग को अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है कि भाई मेरे को जॉब चाहिए कहाँ पे, ऑफेंसिव में। साइबर सिक्योरिटी के अंदर दो तरह की लाइन होती है, एक होता है डिफेंसिव और एक होता है बच्चे मेरे पास ऑफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब होता है भैया हम डिफेंस करेंगे, जैसे हिंदुस्तान हमेशा डिफेंस करता है, पाकिस्तान पहले अटैक कर ले फिर उसके बाद हम उसकी वाट लगा देंगे, है ना। और ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, हमारा अटैक मारना। अमेरिका ने ईरान पे क्या करा, अटैक मार दिया। इसराइल ने क्या करा, अटैक मार दिया। ईरान ने दुबई पे क्या करा, अटैक मार दिया। ईरान ने सऊदी अरेबिया पे अटैक मार दिया। यूएई पे अटैक मार दिया। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सारे के सारे अभी डिफेंस ही कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। पीछे मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि यूएई ने पहला अटैक मार दिया ईरान के ऊपर। अब ईरान यहाँ पे क्यों अटैक मार रहा है? ये भी मुस्लिम कंट्री, ये भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम। ईरान कह रहा है कि भैया तुमने अमेरिका को शरण दी है उसको यहाँ पे प्लांट लॉन्च करने में, तो भाई तुम मेरे दुश्मन हो, मुसलमान होके तुमने अमेरिकन को सपोर्ट करा है, यानी तुम भी मेरे दुश्मन हो। तो सालों मेरी मिसाइल अमेरिका के पास तो बहुत लेट पहुंचेगी, पहले मैं तुम्हारे यहाँ पे जो अमेरिका के वो जो सिस्टम बना हुआ है, सेटअप बना हुआ है, उसी को उड़ा दूंगा पकड़ के। तो बात समझ में आया कि आपका ऑफेंसिव का मतलब और हमारा डिफेंसिव का मतलब क्या होता है? अब ये अगेन ऑफेंसिव लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहां पे जितने भी क्लास में बैठे हैं मेरे ख्याल से 90% बच्चे यही बनना चाहते हैं कि सर हम तो अटैक मारेंगे, हम तो पहले अटैक मारना चाहते हैं, हम पहले डिफेंस करने के मूड में नहीं है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली ये ऑफेंसिव अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होती है, चार तरह की पोस्ट आती है, चार तरह की जॉब आती है मेरे पास। सबसे पहले मेरे पास आता है आपका जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। फिर जूनियर से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट नाम मेरे पास क्या आ रहा है, पेनिट्रेशन टेस्टर। फिर मेरे पास वो हेड बन जाता है, टीम को लीड करना शुरू कर देता है, टीम लीडर बन जाता है। टीम लीड पेनिट्रेशन
टेस्टर। और लास्ट में हमारे पास आती है बड़ी प्यारी फील्ड इसके अंदर, वल्नरेबिलिटी टेस्टर। ठीक है माधव जी, आपने क्वेश्चन करा था। सारी क्लास आपका शुक्रिया अदा कर रही है कि माधव सर ने क्वेश्चन करा और हमें आज पता लग रहा है कि हम क्या क्या बन सकते हैं। तो जूनियर आप पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, फिर आप टीम लीडर बन सकते हैं। आपके अंडर काफी सारे पेनिट्रेशन काम कर पेनिट्रेशन टेस्टर वाले लोग काम करेंगे। और लास्ट मेरे पास क्या है, वल्नरेबिलिटी टेस्टर। बेटा वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी। कमजोरी मतलब क्या होता है? वीकनेस। हर कंपनी को अपने यहाँ पे क्या लगाना है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना है। अब मान लो मुकेश अंबानी को बोला गया था भाई तेरे को 1,000 करोड़ के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने हैं। मुकेश अंबानी के बेटे ने बोला नहीं पापा मत लगाओ, 100 करोड़ के लगा दो, किसको क्या पता लग रहा है। आपको आपने मुकेश अंबानी के बेटे ने कहा पापा 100 करोड़ का लगा दो ना, 900 करोड़ रुपए बचा लो, एंटी कर लो, मेरे को शॉपिंग करने जाना है, मेरे को दे दो, मैं बीवी के साथ घूमने फिरने जाऊंगा। अब उन्होंने बोला कि नहीं भैया, विकास कपूर का स्टूडेंट आ रहा है ऑडिट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो चोरी पकड़ लेगा। तो यानी कि अब डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भैया 1,000 करोड़ की सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी, आपने 100 करोड़ की सिक्योरिटी लगाई है। तो यानी 900 करोड़ की यहाँ पे क्या नजर आ रही है भैया? 900 करोड़ की यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। कल को नॉर्थ कोरिया वाला जिम कौन क्या करेगा? अटैक मारेगा और तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर देगा, शेयर होल्डर का पैसा बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई है? तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ गए? ऑफेंसिव कैटेगरी में आ चुके हैं। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा दो जरा फटाफट। मेक इट फास्ट। आज ये टॉपिक खत्म करके ही सोएंगे, चाहे जितना मर्जी समय लग जाए। या थक गए तो बोलो यहीं खत्म कर देता हूँ। बोलो भैया अगर थक गए हो तो यहीं खत्म कर दूं क्या? कंटिन्यू रखूं ना? अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर कंटिन्यू रखो तो सी नाम का बटन दबा दो। सी मत दबाओ। हाँ चलो सी दबा दो। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू रखो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बकवासबाजी हो रही है, टाइम पास कर रहे हो, आप हमारा टाइम खराब कर रहे हो, तो मैं यहीं बंद कर दूंगा, फिर बी नाम का बटन दबा देना। एक बच्चे ने बड़ा सा मैसेज दिया, वो एकदम से निकल गया, पर मेरे अंदर पढ़ने का कीड़ा जाग रहा है उसको। अब देखो इसमें एआई रिप्लेस करेगा सोनू जी, फिर वही वाली हरकतें कर रहे हो ना, 2 दिन पहले आए हो बस, आप यही हरकतें करोगे बस। इसको एआई रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा पहले समझ तो लो। हाँ लास्ट क्लास में रिपोर्ट जनरेटर का टॉपिक डिस्कस हुआ था, पीबीएससीपी, कितना प्यारा नाम रखा है आपने, ढंग के नाम रखा करो यार। चलो जी, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है, आपने सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। तो ये ऑफेंसिव कैटेगरी भी हमने पता कर ली आपकी। अब हमारे पास एक और कैटेगरी आ रही है जिसको हम कह रहे हैं ऑपरेशंस। लिखो जरा भैया, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर भी हमें नौकरी मिलती है। और ऑपरेशंस में तो हमें काफी सारी नौकरी मिलती है। हम यहाँ पे क्या बन सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। हम यहाँ पे क्या बन सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो डीप स्टडी करेगा साइबर सिक्योरिटी का। फिर हमने कह दिया भाई हम यहाँ पे क्या बनेंगे? सीनियर, सीनियर साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। शॉर्ट फॉर्म मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, चलो नहीं आएगा तो पूरा लिख देता हूँ। सब कुछ सेम है बेटा, बस मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? सीनियर डाल दिया, सीनियर साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। फिर मैंने बोला सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। बस सीनियर का मतलब क्या है? कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। और शायद आपने जीवन में एक नाम सुना होगा, SOC एनालिस्ट। या आपने नाम सुना होगा सीनियर शॉक एनालिस्ट। जो कि क्या करते हैं? जो कि बेसिकली आपकी मॉनिटरिंग करते हैं बेटा। क्या करते हैं हमारे पास? आपकी मॉनिटरिंग करते हैं हमारे पास। और ये जो ऑपरेशंस वाली सिक्योरिटी है बेटा, ये हमारे पास किस कैटेगरी में आती है? ये डिफेंसिव कैटेगरी में आती है। 365 दिन भैया यही काम होता है। अटैक मारने वाला साला 1 दिन मारेगा, 2 दिन मारेगा, 3 दिन मारेगा, 4 दिन मारेगा, पर डिफेंसिव वाले को तो अपना सुरक्षा कण क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
और यहाँ पे लगती है बच्चों की जॉब सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं सॉक एनालिस्ट। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बच्चों को जॉब लग जाती है। थोड़ा सा अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, अंग्रेजी बोलनी अगर आपको तमीज से आती है, तो 5 लाख का 6 लाख का पैकेज उठा लेना साल का, यानी 50,000 रुपये महीने आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब जो लोग अब बिहारी भाषा में बात करेंगे या पंजाबी भाषा में बात करेंगे या जाट भाषा में बात करेंगे कंपनी में जाकर, तो उनको शौक की जॉब जॉब नहीं मिलेगी। उसमें दो ही भाषा चलती हैं, या तो अंग्रेजी या हिंदी, और अंग्रेजी का योगदान ज्यादा होता है। ठीक है। सबको अपनी ट्रेडिशनल भाषा आती है, मानता हूँ जबान में चढ़ी होती है, पर धीरे धीरे अगर आपने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है तो आपको सिर्फ दो ही भाषा को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, एक अंग्रेजी और एक हिंदी, और अंग्रेजी का स्तर ज्यादा ऊंचा है। तो ये हमारे पास आपका क्या हो गया, ऑपरेशन डिफेंसिव कैटेगरी की लोग आ गए, जहां पर आपको काफी ज्यादा जॉब मिलेगी। फ्रेशर्स को जॉब अक्सर यहीं पे दी जाती है। फिर कुछ बच्चे होते हैं मेरी तरह, जो कहते हैं कि नहीं सर, हमें तो टीचर बनना है, हम तो एजुकेशन से ही पैसा कमाएंगे। तो वो क्या बनेंगे, साइबर सिक्योरिटी के लेक्चरर। मैंने कहा लेक्चरर बना दो। वो क्या बनेगा, साइबर सिक्योरिटी का प्रोफेसर बनेगा। अब प्रोफेसर के लिए तो हाई फाई आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमने कहा वो क्या बनेगा, साइबर सिक्योरिटी का एडुकेटर बन जाएगा, एजुकेशन देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। और हमने क्या बोला, साइबर सिक्योरिटी का वो अवेयरनेस ट्रेनर ट्रेनर बन जाएगा। जैसे दिल्ली पुलिस के काफी सारे सेमिनार्स होते हैं जो मैं देने जाता हूँ, मेरे एक बड़े परम अच्छे मित्र हैं, वो भी मेरे साथ जाते हैं, इनफैक्ट मैं उनके उनके साथ ही जाता हूँ। तो काफी सारे दिल्ली पुलिस के हो गए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, डिफेंस के अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, वहां जाकर हम थोड़ा सा ज्ञान बांटने का प्रयास करते हैं, हालांकि वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं ऑलरेडी। तो ये हमारे पास अगर किसी को टीचर बनने का शौक है, जो कि मेरे ख्याल से 100 में से एक ही आदमी को शौक होता है, तो पैसा बहुत है इस लाइन में, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसे ही हमने बोला जी, एक और हमारे पास फील्ड आती है, डोमेन आता है, जिसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग नाम का हेड कहते हैं यहाँ पे। और इंजीनियरिंग नाम के हेड की बात करेंगे तो हमने बोला यहाँ पे कि आप क्रिप्टोग्राफर बन सकते हैं। और क्रिप्टोग्राफर का मतलब होता है जिस जगह पे हम किसकी बात करते हैं, एनक्रिप्शन की बात करते हैं, या जिस जगह हम किसकी बात करते हैं, डिक्रिप्शन की बात करते हैं, उसको मैंने क्रिप्टोग्राफर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ में हमने बोला जी, एक और हमारे पास पोस्ट होती है बढ़िया वाली, जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारे पास एक और पोस्ट आ गई है जो आप काम कर सकते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल जानकारी को सीक्रेट जानकारी में कन्वर्ट करना। और डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सीक्रेट जानकारी को नॉर्मल जानकारी में कन्वर्ट करना। तो जब हम कभी नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, बीच में हैकर्स को हैक कर लेते हैं, तो हैकर अगर हैक करना चाहता है तो हैक कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर वो उसको पढ़ ना पाए। ठीक है जी। पिताजी आपका प्रेम पत्र पकड़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हमने प्रेम पत्र ऐसी भाषा में लिखा होना चाहिए कि पिताजी उसको समझ ही ना पाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये हमारे पास इंजीनियरिंग नाम की आपकी फील्ड होगी हमारे पास। अब तो मेरी भी सांसें फूल रही हैं भैया, थक गया मैं भी। चलो फिर भी दम नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है आपका गवर्नेंस नाम का लाइन। गवर्नेंस नाम की फील्ड होती है हमारे पास, जिसमें एक पोस्ट आपकी आती है जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, जिसको हम कहते हैं CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। इसकी फुल फॉर्म है मेरे पास चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ऐसे ही मैंने कह दिया, दूसरा मेरे पास आ रहा है चीफ प्राइवेसी ऑफिसर। आधार कार्ड का नंबर लीक नहीं होना चाहिए, गाड़ियों का नंबर लीक नहीं होना चाहिए। पीछे एक न्यूज आई थी कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए कमा लिए गाड़ियों का डेटा बेच के बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो ये प्राइवेसी के अगेंस्ट काम होता है हमारे पास। साइबर सिक्योरिटी लॉयर, ये वकील बाबू के लिए बड़ी अच्छी लाइन है। काफी सारे बच्चे हमारे इस क्लास में वो भी हैं जो लॉ कर रहे हैं, या तो काफी सारे वकील साहब भी बैठे हैं यहाँ पे। तो जितने भी वकील साहब बैच के अंदर बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। सर आपके लिए लाइन है गवर्नेंस वाली। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो लॉयर साहब होते हैं, मार्केट में बड़ी शॉर्टेज है और आप खूब मोटा पैसा कमा सकते हैं। चक्कर क्या होता है कि जो बच्चा BA LLB करके आता है, उसको साइबर लॉ के बारे में ढेले का ज्ञान नहीं होता। और वो बच्चा साइबर लॉ को तमीज से पढ़ भी नहीं पाता, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स के बारे में उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो हमारे वकील बाबू हैं वो कभी भी इस लाइन में हाथ नहीं मारते, और वो हमेशा सिविल के अंदर, क्रिमिनल के अंदर,
है ना, कंपनी लॉ के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। ठीक है सर, और आपके बड़े सारे गुड्स, सेल एंड गुड्स एक्ट हो गया आपका, उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, है ना, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला एक्ट हो गया, मुस्लिम एक्ट हो गया। इसी के अंदर जितने वकील बाबू हैं वो सारे के सारे बिजी रहते हैं। तो मान लो अगर 100 वकील मार्केट में बैठे हैं तो 100 में से मेरे ख्याल से 2 वकील हैं जिनको साइबर लॉ का ज्ञान है, बाकी 98 यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, जिससे वकील बाबू को लगता है कि प्रॉफिट का मार्जिन बड़ा कम हो गया आज की डेट में। तो ऐसे वकील बाबू को मैं राय देता हूँ कि आप अपना लॉ में तो माहिर, तो आपको तो बीएनएस भी आता, आपको तो सिविल कोड भी आता, आपको सब कुछ आता, आईपीसी की धाराएं भी आती हैं। पर आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दे लोगे किसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो आप ऐसा बवाल मचा दोगे बाजार में जाकर कि जितने भी वकील बाबू बाकी बचे हैं वो सारे के सारे केस आपके पास लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो आपको लॉ के बारे में जानकारी है, एलएलबी के बारे में जानकारी है, आईटी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, और साइबर लॉ का जो संपर्क है वो केवल आईटी से है। तो अगर आपने पेशेंसली 19 महीने का समय बिता दिया वकील बाबूजी, तो इतना पैसा आप इकट्ठा करेंगे कि संभाल नहीं पाएंगे। उसमें से मेरा हिस्सा दे देना आप। तो इस लाइन पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो मैं राय देता हूँ आपको। इसके बाद इसी के अंदर एक और हमारे पास पोस्ट आती है, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर का नाम यहाँ पे दे रखा है। और ऐसे हमने एक और नाम दिया है यहाँ पे कि हमारे पास एक और पोस्ट आती है, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजर। अगर मुकेश अंबानी जी को 100 करोड़ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना था, बेटे की राय पे 100 का लगाना था, बेटे की राय पे 100 करोड़ लगा दिया, तो भैया बाजार में 900 करोड़ का रिस्क आ गया। बात समझ में आ रही है? 1 मिनट होल्ड करना। पूजा अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करते हैं बेटा। हम्म। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि 900 करोड़ का यहाँ पे क्या आ गया, रिस्क आ गया, कि जब आपने बढ़िया वाले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाए तो रिस्क आ गया ना। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी जी। वो जब इलेक्शन चल रहे थे, वोटों के चक्कर में क्या होगा, भीड़ में जाके खड़े हो गए। बस भीड़ में जाके खड़े हो गए, एक लेडी आई, उसने अपने यहाँ पे बॉम्ब लपेट रखा था और आते सारी बटन दबा दिए और प्राइम मिनिस्टर साहब के चित्थे उड़ गए। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने रिस्क एनालिसिस नहीं करा था। इस लेवल तक भी गलतियां हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक भी गलतियां हो जाती हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इंदिरा गांधी जी का भी एक सिस्टम है, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हीं ने क्या करा था, गोलियां लगा दी थी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि हमें सिक्योरिटी का, हमें रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क को ढंग से एनालाइज नहीं करेंगे तो फंसने के, मरने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अलग से एक पोस्ट होती है हमारे पास, रिस्क एनालिसिस। ठीक है भैया। चलिए, ऐसे ही मैंने कहा कि हमारे पास एक और डोमेन आता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेसी डोमेन। प्राइवेसी डोमेन, आज की डेट में पति जो है अपनी बीवी का फोन एक्सेस नहीं कर सकता। बीवी साफ कहती है जी मेरे, मेरी प्राइवेसी है। पति कह रहा है मैं तेरा हूं, मैं तेरा तेरा हर डेटा एक्सेस कर सकता हूं। उसने कोर्ट में केस कर दिया, वकील बाबा अपना जज साहब ने साफ बोल दिया पति को कि अपनी औकात में रह ले, पति है तो उसका मोबाइल फोन एक्सेस नहीं कर सकता। हर बंदे का अपना एक प्राइवेसी सेक्शन होता है। तो उसके ऊपर भी हमारे पास क्या होती है, एक पोस्ट होती है, जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया, प्राइवेसी एनालिस्ट का नाम यहाँ पे दे रखा है। और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है आपका, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। कंपनी की जान क्या होती है, डेटा होता है और आपका इंफॉर्मेशन होता है। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, पहले बता चुका हूं कि डेटा को हमने क्या नाम दिया था, रॉ फैक्ट्स का नाम यहाँ पे दे रखा था। और इंफॉर्मेशन को हमने बदले में क्या नाम दे रखा था, आपका प्रोसेस्ड डेटा का नाम यहाँ पे दे रखा था। कुछ याद आ रहा है कि मैंने आपको डेटा के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में, विजडम के बारे में डिफरेंस बता रखा था। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रॉ डेटा की बात कर रहे हैं कि रॉ डेटा भी हमें मेंटेन करना होता है, क्योंकि उसमें से भी क्या निकलता है, इंफॉर्मेशन निकलता है। और उस इंफॉर्मेशन से काफी मोटी मोटी डिसीजन मेकिंग के बारे में पता चल जाता है। क्लियर है बात सभी को? चलो, साथ साथ देखने वाली बात है कि ठीक है भैया सर, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो हेडिंग हेडिंग समझ में आ गई सर, बड़ा टफ लाइन है, मेरे को तो माल बेचने में मजा आता है, मेरे को ये लाइन बड़ी पसंद है। ठीक है जी, मेरे को ये लाइन बड़ी पसंद है, तो मैं यहाँ पे क्या बनूंगा, साइबर सिक्योरिटी का सेल्समैन बन जाऊंगा। यानी बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर बना के बैठ जाती हैं और बनाने के बाद उनको बेचना नहीं आता। तो मैं ऐसी कंपनी से कांटेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा जी मैं आपका सॉफ्टवेयर ना इसको बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा। अब मेरे को क्या करना है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाना है, इनको डराना है। इन सालों को डराना ही तो है कि सर अगर आपने ये सॉफ्टवेयर नहीं लगाया तो आपका डेटा चोरी हो जाएगा, आपकी कंपनी 2 दिन में बंद हो जाएगी, इनकम टैक्स वाले छापा मार लेंगे, सरकार आपको जेल में डाल लेगी, सॉफ्टवेयर ले लो।
अब वो सॉफ्टवेयर कितने का होगा, मान लो वो सॉफ्टवेयर होगा 10 लाख रुपए का, मैं 10 लाख का चेप दूंगा यहाँ पे, मैं पहले डिसाइड कर चुका हूँ जी मेरे को 10% कमीशन चाहिए, तो एक सौदा बेचूंगा 1 लाख रुपए कमा लूंगा। ऐसे दिन के 5 सौदे करूंगा तो मैं बोलूंगा मैंने 5 लाख की दिहाड़ी बना ली। यहाँ साला 5 लाख रुपए की तनख्वाह नहीं होती, तो मैं यहाँ पे एक दिन में 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ। ये सबसे बढ़िया लाइन लगती है मेरे को। सबसे बढ़िया लाइन क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेल्समैन हैं वो सारे के सारे क्या करके आते हैं, एमबीए करके आते हैं। अब एमबीए वाले सेल्समैन को बेचारे को ज्ञान ही नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, उसकी जबान चलती नहीं है, वो फ्रॉड्स के बारे में, थ्रेट्स के बारे में बता ही नहीं सकता। तो भैया डर होगा तो माल बिकेगा ना। हमेशा याद रखना कि धंधे में, बिजनेस में हमेशा डर बिकता है। पानी फ्री में मिलता था, बोतलों में पैक करके बता दिए, कह दिए पानी पी लो भैया बिस्लरी का, नहीं तो जॉन्डिस हो जाएगा, तो डर बेचा। फिर तेल की बात करिए, तेल खाओगे, देसी घी खाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, रिफाइंड बेच लो, डर बेचा। हर जगह डर बिकता है बस। बच्चे का जीवन नहीं बनेगा, बच्चे का कैरियर नहीं बनेगा, अच्छे वाले महंगे स्कूल में डालो जिसकी फीस 10,000 रुपये है, डर बिकता है। तो जितना डर बिकेगा उतना आप पैसे कमाओगे। तो यानी कि अगर लेटर से आपके पास अच्छा ज्ञान हो गया और अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आपको बोलने का बड़ा मजा आता है और आप चाहते हैं कि दुनिया सुने, तो आप यहाँ पे क्या बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी सेल्समैन बन सकते हैं। और जब पोस्ट बन जाएगी तो सीनियर कैटेगरी में आ जाओगे, तो साइबर सिक्योरिटी सेल्समैन। भाई बस में यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई राउटर नहीं खोलना पड़ेगा, कोई राउटर कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा, बस बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है। और यार 19 महीने में तो मैं बातें करना सिखा दूंगा, इतनी तगड़ी बातें करना सिखा दूंगा कि लोग चरण छू के जाएंगे कि भैया साइबर सिक्योरिटी के प्रेमानंद जी तो यही पैदा हुए हैं। और लास्ट अंतिम कैटेगरी हमारे पास आ रही है, एक आपका कौन सा डोमेन आ रहा है, आपका थ्रेट वाला डोमेन आ रहा है, जहां पे अगेन हमारे पास काफी सारी जॉब्स उपलब्ध हैं। थ्रेट वाला लिखो जरा आराम आराम से। पहली जॉब हमारे पास आ रही है साइबर थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है धमकी, इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। उसके बाद फिर आप क्या लगा देना, सीनियर लगा देना, सीनियर साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। बात समझ में आ रही है? भाई बंदा पहला जूनियर होगा, फिर क्या बनेगा, सीनियर ही बनेगा, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो सीनियर बनेगा। एक पोस्ट मेरे पास और आती है जिसको हमने क्या नाम दिया, थ्रेट हंटर। क्या? थ्रेट हंटर, थ्रेट हंटर। और एक मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, सीनियर थ्रेट हंटर। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कि थ्रेट को हंट करते हैं। अभी देखो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान ने किसका साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया। तो कौन एंटी हो गया, चाइना वाला एंटी हो गया और रशिया वाला एंटी हो गया, और इंडिया वाला तो वैसे ही बहुत प्यार करता है इससे। अब क्या हुआ, हमारे वो खेमनी साहब को स्वर्गलोक पहुंचा दिया अमेरिका ने। और पाकिस्तान में काफी, जैसे मेरे ख्याल से माउंटेन में सिया सुन्नी होता है, तो वो सिया कैटेगरी के थे मेरे ख्याल से। तो सिया कैटेगरी के लोग जो पाकिस्तान में थे उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को फोड़ दिया पकड़ के। अब उसको फोड़ दिया पकड़ के, तो अमेरिका का जो ट्रम्प बाबू है वो कह रहा है भैया क्या कर रहे हो, तुम्हारी आर्मी कहाँ गई, मेरे यहाँ पे एम्बेसडर को चोट लग गई। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को खुंदक आ गई, किससे, पाकिस्तान से खुंदक आ गई। पाकिस्तान वाला चाइना से पंगा लेके बैठ चुका है, इंडिया से वैसे ही पंगा लेके बैठा हुआ, रशिया से वैसे ही पंगा लेके बैठा है। चाइना रशिया से क्यों नाराज हुए, क्योंकि वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। फिर पीछे आपको याद होगा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया से डील करके आया था, तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को न्यूक्लियर बम मैं दे दूंगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे ईरान ने अटैक मारा, किस पे अटैक मारा, सऊदी अरेबिया पे अटैक मारा। सऊदी अरेबिया कह रहा है दे देना न्यूक्लियर पावर, कह रहा है माफ करो भैया, मेरे पे तो वैसे ही लगा रखी है बत्ती अफगानिस्तान वालों ने, मेरी वाट लगा रखी है अफगानिस्तान वालों ने, और अफगानिस्तान को गाइड करने वाला इंडिया अंदर की सारी लूपोल बता रहा है। तो यानी ये हमारे पास क्या है बेटा, ये है थ्रेट हंटर। यानी ऐसा आदमी जो ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसी ऐसी बातें स्टडी करेगा, ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाएगा, उसको थ्रेट हंटर का नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं। अभी हम देश की बात कर रहे हैं, कल को हम कंपनी की बात कर लेंगे, और देश लेवल पे भी ये वाली गेमें हमारी पास खेली जाती है। और इसी के साथ आपका थ्रेट वाला डोमेन भी यहाँ पे कवर हो गया। तो कुल मिला के बेटा अगर आप इकट्ठा करेंगे, तो मैंने आपको 16 डोमेन्स के बारे में जानकारी दी कि भैया 16 दिशाएं हैं आपके पास जॉब लेने के लिए। वो 16 दिशाएं कौन कौन सी है उसको मैं तमीज से लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला था कि एप्लीकेशन को सुरक्षा चाहिए, तो एप्लीकेशन अपने में एक डोमेन बन गया मेरे पास। उसके बाद मैंने बोला जी हमारे पास एक आर्किटेक्ट नाम का भी डोमेन है, और आर्किटेक्चर महान आदमी होता है हमारे पास। फिर मैंने बोला ऑडिट नाम का भी हमारे पास डोमेन होता है। तो ए नाम से कितने डोमेन आ गए, 3 डोमेन आ गए मेरे पास।
फिर मैंने बोला जी यहाँ पे हमारे पास क्लाउड की कैटेगरी में भी सुरक्षा चाहिए, अमेजोन वाला हो गया, अपना गूगल वाला हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गया, या हमारे पास गोडैडी वाला हो गया। साथ में मैंने कॉम्प्लायंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और मैंने कहा कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कानून, लॉ के अनुसार सारा काम होगा हमारे पास। तो सी कैटेगरी में हमारे पास दो नाम आ गए। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने बोला जी एक हमारे पास बड़ी प्यारी लाइन होती है इन्वेस्टिगेशन। काफी सारे बंदों को सीबीआई में काम करने का सपना होता है, ईडी में काम करने का सपना होता है, सीआईडी में काम करने का सपना होता है। ये लोग सबको क्या करते हैं, शक की नजर से देखते हैं, ये तरस नहीं खाते। तो उसको हमने क्या नाम दिया, इन्वेस्टिगेशन का नाम दे दिया। फिर जाहिर सी बात है, जब हम साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई करेंगे तो हमें नेटवर्किंग तो सीखना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला कि हमारे पास एक और डोमेन है जहाँ पे नेटवर्किंग नाम का डोमेन है। नेटवर्किंग नाम के डोमेन में हम काफी सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को पढ़ेंगे। स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर मेरे पास क्या होता है, फायरवॉल मेरे पास क्या होता है, पालो आल्टो मेरे पास क्या होता है, फोर्टी गेट मेरे पास क्या होता है, चेक पॉइंट मेरे पास क्या होता है। वो सारी की सारी बातें हमें कहाँ पढ़ाई जाएगी, आपको नेटवर्किंग के अंदर पढ़ाई जाएगी। फिर मैंने बोला था अटैक करने वाली भी एक लाइन होती है हमारे पास, जिसको हमने ऑफेंसिव का नाम दिया था। फिर मैंने कहा था एक मेरे पास डिफेंसिव लाइन होती है, डिफेंसिव के अंदर मैंने किसका नाम दिया था, ऑपरेशंस का नाम दिया था। ऑपरेशन में एक बड़ा प्यारा सा नाम आता है एसओसी, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉक एनालिस्ट कहते हैं, जो कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में और कंट्रोलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फिर उसके बाद मैंने कहा था भैया आप टीचर बाबू बन जाओ, मेरे जैसे टीचर बन जाओ भैया। ठीक है भैया, टीचर बाबू बन जाओ। और फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी जा सकते हैं, वहां पर भी सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ई नाम से हमारे पास दो कैटेगरी आ गई थी। शायद मैं एक कैटेगरी आपको बताना भूल गया, और वो कैटेगरी कौन सी थी मेरे पास, जर्नलिस्ट वाली कैटेगरी। जर्नलिस्ट का मतलब क्या है कि प्रेस में जाके काम कर लो भैया। आप जर्नलिस्ट कैटेगरी वो उस कैटेगरी में हम लेकर आ गए। और जर्नलिस्ट कैटेगरी का मतलब हमारे पास क्या है कि आप साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट अपनी दुकान खुद खोल लो, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अपनी दुकान खुद खोल लो, या सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट अपनी दुकान खुद खोल लो। यानी अगर आपको अपना धंधा करने का मन है, बिजनेस करने का मन है, आपने 10 बाय 10 का कमरा खोला और बस सारी कंपनी को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और सबको बताना स्टार्ट कर दिया कि साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, और साइबर सिक्योरिटी के टूल्स हमसे मिल रहे हैं, टूल्स हमसे खरीद लो। बाजार में वो टूल आपका 10 लाख रुपए का हम आपको 4 लाख में बेच देंगे। इस तरह के धंधे भी आप यहाँ पे जर्नलिस्ट कैटेगरी में कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद हम लोगों ने आपको गवर्नेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि कंपनी में सारा का सारा काम तमीज से होना चाहिए, जिसको हमने क्या दिया यहाँ पे, गवर्नेंस का नाम दे दिया। गवर्नड करना कहते हैं हम इसको। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको प्राइवेसी के बारे में भी जानकारी दिया था कि आप किसी के मोबाइल फोन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा भी हमें मेंटेन करनी होती है। हम आपको सेल्स के बारे में भी जानकारी दे रहे थे कि सेल्स करने में बड़ा मजा आता है, मोटी मोटी कमीशनें बनती हैं, ज्यादा नोट कमाना है तो यहाँ पे काम कर सकते हो। और यहाँ पे टेक्निकल सेल्स कैटेगरी के लोग मिलते कम है बेसिकली, क्योंकि जितना ज्यादा कस्टमर को आपने कन्विंस करा, कंपनी को कन्विंस करा, क्योंकि जब आप उनको पिच करेंगे, मोटे मोटे सॉफ्टवेयर बेचने के जाएंगे, तो वहां पे आपको टॉप लेवल कैटेगरी के लोग मिलेंगे। टॉप लेवल कैटेगरी के लोग पढ़े लिखे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ टेक्निकली वो अंगूठा छाप ही होते हैं। तो वहां के बंदों को अगर आपने 10 12 15 मोटे मोटे शब्द सुना दिए, तो सब आपके चरण छू के जाएंगे, और डेफिनेटली आपको ठेका भी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, और बढ़िया काम आपके पास रहेगा। और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे एक लास्ट कैटेगरी क्या आती, थ्रेट नाम की कैटेगरी थी। तो कुल मिलाकर अगर मैं गिनती करना चाहूँ तो गिनती करें जरा इसकी, कितने हो गए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। बिल्कुल सही बोला मैंने कि 16 कैटेगरीज हैं। और 16 कैटेगरीज के अंदर आप गिन के बताएंगे कितनी नौकरियां मैंने आपको बताई हैं। तो माधव जी कुछ संतुष्टि मिली आपको? आप एवं हमारी साइबर सिक्योरिटी को बदनाम कर रहे थे। आप कह रहे थे सर साइबर सिक्योरिटी का तो बंदा भूखा मरेगा। मैंने आपको 16 नौकरियां नहीं बताई है, मैंने 16 कैटेगरी बताई है कि 16 के 16 हेड है हमारे पास। 16 के 16 हेड है, उसके अंदर मल्टीपल जॉब है हमारे पास। आई बात समझ में? अब ये जो 16 के 16 जो लोग जॉब करते हैं, ये 3 महीने का कोर्स करके नहीं बैठे, 15 दिन में हैकर नहीं बनते ये 15 15 दिन वाले बंदे नहीं होते, इन्होंने मेहनत करी होती है। इनके पैकेज कोई 2 2 लाख, 3 3 लाख, 5 5 लाख के नहीं होते, इसमें ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जो 1 1 करोड़ रुपए, 2 2 करोड़ रुपए महीने साल का कमाते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग भी बैठे हैं, ऐसी कंपनियां बैठी हैं जो हजारों करोड़ रुपए कमाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने अपना सेटअप बना दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च कर दिए उन लोगों ने। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी जानकारी होगी किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके 16 डोमेन्स के बारे में, या आप कह सकते हैं कि ये 16 तरह के एंट्री लेवल ऑपरेशंस हैं।
तो अगर मैं बोलूंगा बेटा कितने डोमेन्स है हमारे पास जहां पर हम जॉब पा सकते हैं, तो आपने बोला जी 16 डोमेन्स है मेरे पास। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 16 एंट्री लेवल ऑपरेशंस हैं हमारे पास। बाकी ठीक है, अभी तो आप नए नए ताज़ा ताज़ा हैं। तो अभी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और टॉपिक के अंदर गहराइयां पता चलेंगी। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आपका दिमाग मैं खराब कर देता हूँ। बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर थ्रेट से मेरा क्या मतलब है, बच्चा कंफ्यूज होता है रिस्क से मेरा क्या मतलब है, बच्चा कहता है दोनों पर्यायवाची लग रहे हैं सर। और दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है भैया मेरे। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जब मैं बोलूंगा थ्रेट एनालिस्ट बनिए तो आपका काम करने का तरीका डिफरेंट होगा। और जब मैं आपको बोलूंगा आपको रिस्क एनालिस्ट बनना है, तो भैया वहां पे काम करने का नतीजा डिफरेंट होगा। तो पहले हमें 19 महीने में क्या करना है, इतना माल इकट्ठा कर लेना है, इतना माल हमें सीख लेना है। सीखने के बाद फिर आपकी चॉइस आएगी कि अब आपको किस दिशा में जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब एक बच्चे का नाम क्या था, मैं नाम ही भूल गया, जो 2 क्लास पहले आया था। कह रहे जी सारा काम ना हमारा एआई ले लेगा। बस एआई का नाम क्या सुन लियो, एआई ले लेगा। हर तरह का काम एआई नहीं ले सकता। एआई हमें क्या करेगा, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा भैया। क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये हमें डिफरेंट तरह के क्या प्रोवाइड करेगा, एनालिसिस प्रोवाइड करेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, करंट कंडीशन देखनी पड़ेगी। करंट कंडीशन देखने के बाद फिर हमें फैसला करना पड़ेगा हमें क्या काम करना है। तो अगर हमारा हैकर जो है, ब्लैक हैट हैकर है, एआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप भी तो व्हाइट हैट हैकर हैं, आप भी एआई का इस्तेमाल करिए। इसको भी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको भी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। ये अगर एआई के द्वारा सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो तुम भी तो एआई के द्वारा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। मौत क्या आ रही है, मौत बस ये आ रही है कि ये ब्लैक हैट हैकर है, इसको मोटे नोट कमाना है, ये अपडेट ज्यादा करता है। और क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह फिक्स्ड होगी है 1 लाख रुपए की सोनू जी, इसलिए आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, आप निकम्मे बन के बने रहेंगे, बीवी के चक्रों में पड़े रहेंगे पीछे, और ये बंदा जीत जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक हैट हैकर आपकी वाट लगाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा अपने आप को समय समय पे अपडेट करेगा, पढ़ाई करेगा, वो अल्टीमेटली आगे जीत जाएगा। तो एआई सबके लिए है, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई आपकी सुविधा के लिए बनाया है। हमें एआई सीखना पड़ेगा। अब जितने काम मैंने आपको बताए, मैंने कहा जी आप ये बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, वो बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, वो गाइडलाइंस भी तो आपको एआई के टूल को देनी पड़ेगी ना। तो फ्रेम के बारे में भी तो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो जो बंदा एआई का बढ़िया इस्तेमाल कर लेगा, वो इतने पैसे कमा लेगा जो उसके पूरे खानदान ने पैसे नहीं कमाए होंगे। तो पहले आर्किटेक्चर के बारे में सीख लो, फिर तो एआई एआई बाद में खेल लेंगे हम लोग। राइट एवरीवन, तो मेरे ख्याल से हमने आपको किसके बारे में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर एक टॉपिक था यूजर्स नाम का। हालांकि मेरे को कायदे से पढ़ाना चाहिए था मात्र डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, या मैं पढ़ाता कि आपको एंड यूजर क्या होता है। और अभी मैंने आपको काफी सारे पोस्ट बता दी कितने तरह के लोग होते हैं। मैंने आपको तकरीबन 16 डोमेन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ लोग होते हैं सर, इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं, हाँ बेटा। इसके अलावा हमारे पास जो होता है एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेटर, एक होता है सिस्टम एनालिसिस, एक होता है सिस्टम डिजाइन, एक होता है सिस्टम डेवलपर, एक होता है सिस्टम प्रोग्रामर, एक होता है सिस्टम टेस्टर, एक होता है सिस्टम इम्प्लीमेंटर, एक होता है सिस्टम मेंटेनेंस वाला, एक होता है मेरे पास सिस्टम इवैल्यूएशन वाला। ये मेरे पास 7 8 तरह के लोग और भी होते हैं अभी। सर इसके बारे में कब बताओगे, आगे एक टॉपिक आएगा हमारे पास, उस टॉपिक का नाम होगा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले मैं आपको एक आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद तो भैया प्रैक्टिकल जब मर्जी कर लेना, प्रैक्टिकल करने में क्या दिक्कत है। आओ दिखाता हूँ तुम्हें, एक चीज दिखाता हूँ, अगर लेटेस्ट से वो मिल जाए तो। क्योंकि मैंने अभी करा था तो वेबसाइट उसकी डाउन जा रही थी, मैंने सोचा था कि आपको दिखा दूंगा आज। दिखा दूंगा, दिखा दूंगा, दिखा दूंगा, दिखा दूंगा, दिखा दूंगा। शायद आप बच्चों ने देखा भी होगा, ये एक वेबसाइट है हमारे पास। और ये वेबसाइट हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। हाँ आ गई अटैकिंग के बारे में, देखो वर्ल्ड में कितने सारे अटैक हो रहे हैं, सारे दिखा रहा है। ये वर्ल्ड में पूरे अटैक दिखा रहा है आपको, ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड आपके साइबर अटैक कर रहा है। ये कोई डिजाइनिंग नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है। ये एक लाइव डेटा आ रहा है, लाइव डेटा कि भैया लास्ट 1 घंटे के अंदर इतने सारे लोग, इतनी सारी कंट्रियां आपस में अटैक कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये सारे के सारे साइबर अटैक हो रहे हैं। ये रहा तुम्हारा इंडिया जहाँ पे साइबर अटैक हो रहा है। ये रहा चाइना। ठीक है जी। ये रहा आपका रशिया, कितना बड़ा रशिया है देखो। ये चाइना कितना छोटा है, ये रहा। और ये रहा हमारा प्यारा देश पाकिस्तान, कितना बड़ा है पाकिस्तान देखो। ये रहा बगल में अफगानिस्तान, यहाँ से इंडिया मारेगा, यहाँ से अफगानिस्तान मारेगा। अब यहाँ पे अटैक देखो, उसके बाद यहाँ पे डेटा भी दिखा रहा है। डेटा भी दिखा रहा है यहाँ पे, नजर आ रहा है आपको। कह रहा है यूनाइटेड, इसमें सबसे ज्यादा अटैक कौन मार रहा है, कह रहा है यूएसए वाला 64% अटैक मार रहा है। यानी यूएसए ने क्या कर रखा है, बड़े सारे अपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या ब्लैक हैट हैकर बैठा रखे हैं जो अटैक मार रहे हैं। ब्राजील है, फिर नीदरलैंड है, फिर चाइना है, फिर बुल्गारिया है।
देखो चाइना कितना शरीफ देश है, मात्र 2% लोग ही अटैक मार रहे हैं। और किसके ऊपर अटैक मारा जा रहा है? ज्यादा ज्यादा अटैक किस पे मारा जा रहा है? हमने कहा जी यूएसए पे ज्यादा अटैक मारा जा रहा है, 33%। अभी थोड़ी देर पहले इंडिया का नाम था, चलो अब जापान का नाम भी आ गया, जापान पे अटैक ज्यादा हो रहे हैं, इंडिया पे दूसरा नाम आ रहा था। और इंडिया पे आपका जो अटैक हुआ है वो 17% हो रहा है। तो यानी इंडिया के लोग कितने दुश्मन है? मतलब अमेरिका के तो दुश्मन है ही, ये तो बात समझ में आती है। पर हमारे हिंदुस्तान के दुश्मन कितने लोग हैं? क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर का देश हमारा है जिसपे साले अटैक हो रहे हैं हमारे पास। अब क्या हमें यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं चाहिए क्या? बोलो ना, क्या हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं चाहिए अपना देश बचाने के लिए? या साला हमें व्हाट्सएप हैक करना है, या हमें इंस्टाग्राम हैक करना है, फिशिंग करनी है या मेरे को एंड्रॉइड हैक करना है, 700 रुपये वाला कोर्स करना है, उसके दम पे मेरी 2 लाख की नौकरी लगेगी महीने की? ये उसने यहाँ पे बता रखे हैं किस किस तरह के अटैक है हमारे पास। यूडीपी फ्लड है, टीसीपी फ्लड है, लो एंड स्लो अटैक है, डीएनएस फ्लड है, आईपी फ्लड है। अबे यूडीपी क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, सब समझना पड़ेगा ना, तभी तो काम बनेगा हमारे पास। ये बता रहा है पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किस पोर्ट्स पे ज्यादा अटैक होते हैं हमारे पास। यहाँ पे इसने अटैक के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है कि लाल वाला जो रंग है वो क्या कर रहा है, वेब अटैकर्स है यहाँ पे, वेब अटैक कर रहे हैं। और ये हमारे पास पीले रंग में एक अटैक आ रहा है डीडोस के नाम से, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एक आ रहा है इंट्रूडर, अभी मैंने क्या बोला, इंट्रूजन नाम का शब्द आपको समझाया था। ऐसा आदमी जो इलीगल ऑपरेशन करता है उसको इंट्रूडर का नाम दिया हुआ है। फिर स्कैनर है, स्कैनर का मतलब क्या है, ये स्कैनिंग कर रहे हैं। स्कैनर का मतलब है स्कैनिंग कर रहे हैं कि कौन से देश में कौन सी कंपनी का हिसाब किताब ढीला है, कहाँ पर हम एंट्री मार सकते हैं, किसके यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वीक है, कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। बताओ, तुम्हें धंधा करना, पूरे वर्ल्ड को धंधा दो ना। बताओ ना कितने अटैक हो रहे हैं, कितने बिजनेस कंपनी पे अटैक हो रहे हैं, किस किस की वेबसाइट बंद करने की बात करी जा रही होगी। ठीक है जी, ऐसे हमारे पास एनोनमाइजर आ रहा है। एनोनमाइजर का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि भैया ये लोग यहाँ पे मेलिशियस बिहेव कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपका गंदा बिहेव कर रहे हैं। किसके द्वारा? एक ब्राउजर के द्वारा जिसका नाम है टॉर, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टॉर। टॉर नाम का एक ब्राउजर है, उसके द्वारा वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, बड़ा अजीब तरीके से अटैक मार रहे हैं। कोई पासवर्ड ब्रेक कर रहा होगा, कोई वायरस फैला रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। अभी पीले रंग का अटैक हो रहा है, इंडिया में पीला रंग आया था अभी यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या, डीडॉस अटैक हो रहा है। डीडॉस का मतलब यहाँ पे क्या कि इंडिया के सर्वर को ज्यादा ट्रैफिक दिया जा रहा है ताकि वो हैंग हो सके। अभी इंडिया में हरा रंग आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये रंग आते जा रहे हैं हमारे पास, कह रहे हैं यहाँ पे इंट्रूडर भी अटैक मार रहा है, वेब अटैकर भी कर रहे हैं, वेबसाइट भी हैक करी जा रही है हमारे पास। तो तरह तरह के समय में अगर आप इंडिया को देखोगे इसका कलर चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे कलर चेंज होगा तो आप समझ जाएंगे कि इंडिया में किस किस तरह के अटैक हैं। तो भैया अपना देश बचाना नहीं बचाना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाथ तो काले करने पड़ेंगे हमें। वेबसाइट का नाम बता दूं? बता देंगे, वेबसाइट का नाम भी बता देंगे आपको। लाइव थ्रेट मैप, इतना लिख दोगे, एंटर मार देना, आगे .radware.com आपको लिखा हुआ आ जाएगा गूगल में। लाइव थ्रेट मैप। ठीक है भैया, तो देखते रहा करो कि इंडिया का लेवल कहाँ तक पहुंचा है, इंडिया का अटैक कब हमारा है। अभी जापान से आपका थोड़ा पॉइंट्स का फर्क होगा तो सेकंड नंबर पे आ गया। यानी जापान पे भी अटैक हो रहे हैं, इंडिया पे भी अटैक हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स पे भी अटैक हो रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट तो साला चोर ही है, 33% वर्ल्ड उस पर अटैक कर रहा है, तो 64% साला वो दुनिया पे अटैक मार रहा है। बताओ, टेक्नोलॉजी है ना बंदे के पास, क्या करें। हाईफाई टेक्नोलॉजी है। अब ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, आईपी फ्लड हमारे पास क्या होता है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। आपका एक्सेस वायलेशन क्या होता है, इंजेक्शंस क्या होता है, आपको याद होगा मैंने एसक्यूएल इंजेक्शंस का नाम दिया था डीबीएमएस के अंदर, कि हमें एसक्यूएल नाम की भाषा पढ़नी है ताकि हम इंजेक्शंस को समझ सकें। एक्सेस वायलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि क्लर्क नाम के आदमी को आपने एक्सेस करने की परमिशन दे दी, डेटा का चोरी हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे बड़े आराम से मिल जाएगी, देखने के लिए, मोटिवेशन के लिए बढ़िया चीज़ है, और कुछ नहीं है हमारे पास। कर तुम कुछ नहीं पाओगे, कर तो तभी पाओगे जब तुम पढ़ाई करोगे। ऑर्डर करना किसको करना है? करता हूँ ना, अभी क्लास खत्म हुई, चल कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट लगेंगे बस। चलो भैया, ठीक है भैया। तो ये जानकारी हमारी यहाँ पे थी। और फीडबैक दीजिए। बी है जी, कैसी रही आज की क्लास? आज केवल हमने यूजर्स के बारे में पढ़ा, पर यूजर के साथ साथ हमने अपनी जिंदगी के बारे में भी पढ़ा। बी फॉर बकवास, ए फॉर एवरेज, जी फॉर गुड। बताओ भैया, कैसी क्लास रही? क्या बात है, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे
आजकल आ तो दिल भी आ रहे हैं, गुलाब के फूल भी आ रहे हैं। क्या बात है जी, मजा आ गया। क्या बात है, मेरे को तो लग रहा था साला बकवास हो जाएगा, बच्चे सो जाएंगे। रिपोर्ट जनरेटर वाले भाई साहब परेशान मत हो, देखेंगे। चंदन ने तो इतने दिल भेज दिए, मजा आ गया। देखो लाल लाल आशीष को, आकाश कुमार, कितने प्यारे प्यारे दिल भेजे हैं। मजा आ गया यार, मजा आ गया देख के, बहुत ही बढ़िया। अति उत्तम। बड़े बड़े मैसेज पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे, बड़े बड़े मैसेज ऊपर निकल गए। रिपोर्ट जनरेटर वाला बंदा तो परेशान ही हो रहा है बेचारा। नहीं, अभी चल रही है क्लास, 2 मिनट को बस खत्म कर रहा हूँ। चलो भैया ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ये किसने दिल भेज दिए इतने सारे। आहा, क्या बात है। नाम क्या है इसका, तो नाम पढ़ना पड़ेगा, इसने बड़ी मेहनत करी है दिल भेजने में। इतने सारे बर्गर भेज दिए। ओहो। ये कौन है। नाम तेरा निकल रहा, डिसिप्लिन नाम है, क्या नाम है बेटा तेरा। चलो भैया। एसके जी बहुत बहुत शुक्रिया, केक भेज दिया, बर्गर भेज दिया, कुकीज भेज दिया आपने, वड़ा पाव भी भेज दिया। काफी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या क्या भेज दिया आपने। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुलाकात करते हैं। बाय बाय, सी यू।